बलरामगढ़ के मेरे पंटू को सामने से अचानक कॉल आया कि ये दोनों अजय कनौजिया और सागर भट्ट बलरामगढ़ के किशन लॉज में छुपे हुए हैं। ये फिर एक बार हमारी तहकीकात को दिशा दी जा रही है। हमें एक संदेशा दिया जा रहा है। उठा लो दोनों को। मैं तब तक एडिटर नरेश पचौरी से बात करता हूँ। लगाओ कड़ी। चाल क्या है अजय? हाँ, ये रेड है या सरेंडर? हमें तो पता नहीं, तो ही बता दे। आप ये पूछ रहे हैं कि दीपिका राय की टिप क्यों दी मैंने? दी मतलब थाली में परोसी। इतनी दया, इसका कोई कारण तो जरूर होगा नरेश जी। आपके सब इंस्पेक्टर दुबे मुझे सामने से फोन करते हैं, कहते हैं हम इस केस में अटके हुए हैं, पॉलिटिकल एंगल क्या है जानने में मदद करो। तो जो कुछ मुझे पता था मैंने शेयर किया आपके साथ, और अब आप पूछ रहे हैं क्यों शेयर किया? मतलब दीपिका राय जगनपुर जिले की लोक अधिकार दल की अध्यक्षा, जिन्होंने खुद सरिता चौधरी का नाम प्रपोज किया था सरपंच के चुनाव के लिए, उन्होंने ही सरिता चौधरी को हरवाने में भूमिका निभाई। हाँ, मेरे सूत्रों का तो यही कहना है। पर आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? पॉलिटिक्स में तो ये रोज का है, दाल चावल एकदम। और मेरे सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि ये तक तय हो गया था कि अगर ये प्लान लीक हो जाता है तो सारा जिम्मा सीधे सरपंच मनीषा प्रजापति के सर पर डाल दिया जाए। नरेश जी, अगर आपको इतना पता है तो फिर हमें यह भी बता दीजिए कि इन मोहरों की डोर किसके हाथ में है? कौन है किंग पिन जो एक के बाद एक शक की सुई घुमाता जा रहा है? पहले विकास के कजन ज्ञानी चौधरी और उसके बेटे कुंदन चौधरी पर, उसके बाद विकास की पत्नी सरिता चौधरी पर, फिर सरपंच मनीषा प्रजापति पर, और अब आपके जरिए दीपिका राय। अगर मुझे इस किंग पिन के बारे में पता होता राजपूत साहब, तो मैं इतनी गर्म खबर तुरंत अपने अखबार में नहीं परोसता, सर्कुलेशन बढ़ जाता मेरे अखबार का। राजपूत साहब देखिए, मैं एक मैसेंजर हूँ, दूत हूँ। मशहूर कहावत तो सुनी होगी, मैसेंजर को कभी गोली नहीं मारते, उस पर तो बंदूक कभी नहीं थामते, जैसा कि इस वक्त आप कर रहे हैं। इस वक्त मेरा एक ही लक्ष्य है नरेश जी, विकास चौधरी के मर्डर केस को क्लोज करना। पर कोई है जो आपके जरिए तो किसी और के जरिए हमें ऐसे संदेश भेज रहा है जिससे कत्ल का मकसद और कातिल दोनों गुमराह हो। कौन है इसके पीछे? यकीन कीजिए, जिस पल मुझे पता चल गया पूरी दुनिया को पता चल जाएगा तुरंत। सर, हम तो पहले ही बिल में छुपे बैठे थे, हमें बिल्कुल नहीं मालूम कि आप लोग हम तक कैसे पहुंच गए। हम लोग खुद अपने आप को भला क्यों पकड़वाएंगे? अगर ऐसा ही था तो भागते क्यों? तो फिर भागे क्यों? ऑर्डर मिला, भागो, अंडरग्राउंड हो जाओ। किसने ऑर्डर दिया? कुंदन चौधरी ने मैडम। हेलो हेलो अजय, कुंदन। बोलो कुंदन भाई। सागर को लेके कट ले तू, अंडरग्राउंड हो जाओ दोनों, घर बंद, फोन बंद, सब कुछ बंद, और जब तक मैं कांटेक्ट ना करूँ ना, दिखना मत तुम दोनों। साहब, मैंने सागर को बताया और हम दोनों निकल गए जगनपुर से। साहब, हमको तो अभी जाके मालूम चला है कि विकास चौधरी के मामले में हमको अंडरग्राउंड होने के लिए बोला गया था। दूध पीते अच्छे बच्चे हो ना तुम दोनों? हाँ, मम्मी डैडी ने बोला बेटा अंडरग्राउंड हो जाओ, और तुम लोग हो गए। क्यों, क्या? कुछ नहीं पूछा? आपको ऑर्डर आता है डीएसपी साहब का, तो आप थोड़ी पूछते हैं क्यों, क्या, कैसे। वो आपके आका है, चौधरी साहब हमारे आका है। तो बड़े आका और छोटे आका दोनों साथ में थे जब तुम दोनों ने विकास चौधरी को मारा? हमने विकास जी को नहीं मारा। अगर ऑर्डर आता तो मारते ना। तब की तो तब सोचते ना मालिक, पर हमें ऐसा बोला ही नहीं गया। तो क्या ज्ञानी और उसके बेटे कुंदन ने उसे मारा? अब वो हम कैसे बता सकते हैं? अभी शरीफों की तरह पूछ रहे हैं तो हल्के में ले रहा है, हाथ पर तोड़कर भी निकलवा सकते हैं हम। मैडम, केला छीलेंगे तो अंदर केला ही निकलेगा, कटहल नहीं। अरे हम बोल रहे हैं कि हम लोगों को कुछ नहीं मालूम है। और देखिए साहब, अपना मकसद पूरा हो गया तो हम लोगों को कैसे पकड़ा दिया? देखिए मकसद क्या था? गेम क्या है? खेलना आता हमें तो हम ऐसे चिंदी चोर थोड़े ही होते, जैसा कहा जाता है वैसा कर देते हैं बस। लेकिन साहब, विकास जी को हमने नहीं मारा है। एक मिनट इंस्पेक्टर, आप मुझसे किस बारे में पूछताछ कर रहे हैं? पार्टी पॉलिटिक्स में क्या होता है क्या नहीं, इसका पुलिस से क्या ताल्लुक? जरा बताएंगे किसने मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज की है? सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है दीपिका जी। मैंने आपसे पूछा क्या विकास चौधरी आपके रास्ते का कांटा था? जवाब है नहीं था। अब आप मेरे एक सवाल का जवाब दें, आप इस रास्ते का कांटा वाली बात तक कैसे पहुंचे? कौन है वो जिसने आपको ये वाहियात खबर दी है कि सरिता की हार में मेरा हाथ है?
उसी ने खबर दी जिसका ये कहना है कि विकास चौधरी के मर्डर में आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। आपकी इस खबरी ने सबूत भी दिए होंगे आपको। सबूत हैं हमारे पास दीपिका जी। आप हमारे थाने आ रही हैं या मैं अपनी टीम भेजूं आपके ऑफिस आपको लाने? एक बात याद रखो दीपिका, अगर मैं डूबी तो तुम भी डूबोगे। विकास चौधरी मर्डर केस एक गेंद की तरह कई खिलाड़ियों के बीच उछलता जा रहा था। हम भी इन खिलाड़ियों से जूझ रहे थे ताकि साजिश के हाथ पैर समझ में आए। हर खिलाड़ी गेंद को न सिर्फ दूसरे की तरफ उछाल रहा था, बल्कि बड़ी आसानी से अपने ऊपर के शक के साए को भी झटक रहा था। चोर की दाढ़ी में तिनका, कुछ होने से पहले ही अपने प्यादों को अंडरग्राउंड कर दिया। जैसे ही विकास की मौत की खबर आई, हमें यकीन था कि सबसे पहले उंगली हम पर ही उठेगी। पोस्टमार्टम में मौत को एक्सीडेंट बताने की कोशिश की गई। ये सब होने के पहले ही हम समझ गए थे, हम पे तो शक उठेगा ही उठेगा। और सरिता तो हमारे ही नाम लेगी, ये हम जानते थे। आपको हमारी बेल अपोज करने की बजाय, यहाँ बैठकर इंटरोगेट करने की बजाय सरिता चाची के घर जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि वो झूठ क्यों बोल रही है। क्योंकि सर सच तो ये है कि हम उस रात उनके घर गए ही नहीं थे। और फोन तुम्हारा गया था तुम्हारे प्यादे अजय कन्नौजिया के पास, उससे अंडरग्राउंड होने के लिए कहा था। हाँ गया था। अजय कन्नौजिया और सागर भट्ट दोनों हमारे ही प्यादे हैं, हमसे करीब है, इसलिए जाहिर है हमारा नाम तो उठना ही था। और फिर आप उन्हें घसीट कर यहां लेकर आते, उन्हें कूट कूट कर जबरदस्ती हमारा नाम लेने पर मजबूर करते। इसलिए मैंने कुंदन से कहा कि उन दोनों को कहीं बाहर भेज दें। सर आप समझने की कोशिश कीजिए, ये एक पॉलिटिकल गेम है। हमारी निजी घरेलू अनबन का गलत फायदा उठाकर हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। पॉलिटिकल गेम तो आप लोगों ने भी कम नहीं खेला। अपनी ही फैमिली के मेंबर के खिलाफ मनीषा प्रजापति को चुनाव में जितवाया। हाँ बिल्कुल जितवाया, और इस काम पर बहुत सारे पैसे भी खर्च किया हमने। और जिन लोगों ने यह काम करवाया ना, अब वो लोग कोई और ही गेम खेल रहे हैं। आपके कंधे पर बंदूक रखकर हम पर ट्रिगर दबा रहे हैं। नाम बोलिए, ज्ञानी जी नाम बोलिए जिसके हाथ में बंदूक है, और मकसद बताइए इस खेल का। क्या विकास चौधरी का कत्ल इसलिए करवाया कि वो बड़ा आदमी था? पैसों के दम पर अगले चुनाव में भी अपनी पत्नी को खड़ा करता और चुनाव हर हाल में जितवा कर रहता। शायद यही कारण है। लेकिन सवाल पूछिए सरपंच मनीषा प्रजापति से, दीपिका राय से। दीपिका जी खुद अपनी ही पार्टी की एक उम्मीदवार सरिता चौधरी के खिलाफ मोर्चा चला रही थी, अंदर ही अंदर हमारे कंधे पे बंदूक रख के निशाना लगा रही हैं। अब ये सब लोग मिलके इस कांड में भी हमें ही बलि का बकरा बना रहे हैं। सर आप हमारी जमानत अपोज करते रहेंगे, हमारी रिमांड बढ़ाते रहेंगे, पर सर मुझे ये बताइए कि आपको हमारे खिलाफ कोई सबूत मिला है? आप बार बार मुझसे वही सवाल क्यों किए जा रही है कि ज्ञानी भी और कुंदन को मैंने देखा था या नहीं? क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है उस रात उनके यहाँ आने का, और ना ही कहीं आपके पति के साथ होने का। तो आप कोई गलती तो नहीं कर रही हैं? मुझे लगता है मेरी गलती यही है कि मैं राजनीति के इस खेल को कभी समझ ही नहीं पाई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ज्ञानी भी और कुंदन डंके की चोट पे झूठ बोले जा रहे कि वो यहाँ नहीं आए थे, जबकि मैंने खुद उन्हें अपनी नजरों से देखा था। और वो दीपिका जी, उन्होंने तो खुद मेरा नाम चुनाव के लिए आगे रखा था, फिर वो मुझे क्यों हराना चाहती थी? मैंने उन्हें कभी अपना दुश्मन नहीं समझा था। मुझे नहीं पता था कि मेरे पति को इतने लोग अपने रास्ते का कांटा समझते हैं और उन्हें मारने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची गई। हर संदिग्ध हमें राजनीतिक ज्ञान बांट रहा था और इसी चक्कर में हमें घुमा भी रहा था। विकास चौधरी का कातिल इसी घुमावदार भंवर में कहीं छुपा हुआ था। आपने कहा था कि विकास चौधरी मर्डर केस में मेरे शामिल होने के सबूत है, वही देखने आए। दिखाइए सबूत। कोई हिस्ट्री शीटर हाथ लगाया आपकी जो क्राइम सीन पर मौजूद था और मुझसे टच में रहा हो? नहीं, मर्डर इस तरह से प्लान किया गया कि अभी तक हम किसी हिस्ट्री शीटर को इससे जोड़ नहीं पाए। अभी तक हमें यह भी पता नहीं है कि उस रात विकास चौधरी किसके साथ बैठकर शराब पी रहा था और कहां। और आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं? जानती हो तो बताइए। उस रात विकास आपके साथ था? उस रात विकास चौधरी आप लोगों के साथ था। सबूत चाहिए? मिल जाएंगे। सबूत पेश करो इस बात कि विकास को आपके डिपार्टमेंट ने मार दिया और अब तहकीकात का झूठा नाटक चला रहे हैं। असली गुनहगार को पकड़ने के बजाय गोल गोल घूम रहे उसके इशारों पर जिसने आप लोगों की जेबें गर्म की झूठा नाटक करने के लिए विकास की सुपारी दी। अब आप हमें उस बंदे का नाम दीजिए जिसने हमारी जेबें गर्म की, हमें सुपारी दी। दीपिका जी, या तो अब आप हमें उस बंदे का नाम दीजिए, नहीं तो मैं एफआईआर में आपका नाम दे दूंगा कि आपने हमें
जनकपुर थाने को इतने इतने पैसे दिए सुपारी के, क्योंकि आपकी दुश्मनी थी विकास चौधरी के साथ। और हमने हमारे फेमस एनकाउंटर के बजाय एक नया तरीका अपनाया। हमने ज्ञानी और उसके बेटे कुंदन को विकास चौधरी के घर भेजा उसे लाने के लिए, और फिर हम उसके साथ बैठे। हमने उसको खूब शराब पिलाई जैसे कोई पार्टी हो। फिर हमने उसका गला घोट दिया। फिर हमें लगा कि अरे नहीं 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 नहीं, इसको तो एक्सीडेंट दिखाना चाहिए। तो हमने हमारे एक कांस्टेबल से एक फोन करवाया, धमकाया पोस्टमार्टम डॉक्टर अश्विन गुप्ता को। और इतना ही नहीं, 1 साल पहले विकास चौधरी और उसकी गर्लफ्रेंड पायल वाजपेयी पर हुए एक आधे अधूरे से स्टिंग ऑपरेशन को वापस वॉशरूम में लाए, ताकि तहकीकात गोल गोल घूम सके, कानून का हाथ आपके गिरबान तक ना पहुंच सके। आपको क्या लगता है मैं डर गई? बिल्कुल नहीं। और वजह ये नहीं है कि मेरे पास पावर है, राजनीतिक लोगों से जान पहचान है, लेकिन इसीलिए नहीं डरती मैं क्योंकि मेरा हाथ और मेरा जमीर दोनों साफ है। मैं विकास चौधरी के मर्डर केस में शामिल नहीं हूं। तो फिर कौन शामिल है? मुझे नहीं पता, आप लोग पता लगाइए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए इतना बता दूं कि मेरी विकास चौधरी के साथ ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी। हाँ, मुझे बुरा लगा था जब विकास की पत्नी सरिता का नाम उम्मीदवार के तौर पर आगे करना पड़ा, क्योंकि उस सीट की असली हकदार मैं थी। लेकिन विकास ने पैसे के बलबूते पर अपनी पत्नी सरिता के लिए टिकट मांगी और मेरी पार्टी मान गई, मुझे किनारे कर दी। ज्ञानी चौधरी और उसके बेटे कुंदन चौधरी को आपके पॉलिटिकल गेम के लिए इस्तेमाल किया गया था, तो क्या उन दोनों को विकास के मर्डर के लिए भी इस्तेमाल किया गया था? सिर्फ एक सबूत दिखाइए कि मैंने ज्ञानी के जरिए विकास को मरवाया, तो मैं पार्टी क्या पॉलिटिक्स छोड़ दूंगी। एक नसीहत दूं, सुनेंगे आप? नसीहत मतलब अब नए बंदे या बंदी पे उंगली उठाएंगी? नई नहीं, पुरानी बंदी है जो और वो सरिता खुद है। हाँ, विकास ने उसे कठपुतली बनाकर अपनी जगह पर खड़ा किया था और वो हार गई। उसे राजनीति की समझ नहीं थी, पर दरअसल विकास को समझ नहीं थी। लेकिन उस उपचुनाव की हार का नतीजा ये आएगा, ये सोचा नहीं था। किसने सोचा नहीं था? मैंने, पार्टी के बाकी लोगों ने, और शायद विकास ने भी ये नहीं सोचा होगा। सरिता उस हार के बाद बिल्कुल बदल गई थी। विकास ने अपने फायदे के लिए टट्टू बनाकर सरिता को राजनीतिक मैदान में उतार तो दिया, पर उस कठपुतली में जान आ गई थी। वो अब खुद पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेने लगी। जिले में अपने बलबूते पर समाज सेवा शुरू कर दी है सरिता ने। उसे अगले चुनाव में खुद से खड़ा होना है, इस सीट से नहीं तो किसी और सीट से। ये तो उसने आपको बताया नहीं होगा। अब आप डायरेक्टली उंगली उठा रही हैं सरिता चौधरी कि सरिता ने ही अपने पति विकास चौधरी को मरवाया। नामुमकिन है, राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता सर। चक्का फुटबॉल अब दोबारा से सरिता की तरफ ढकेला गया, जैसे उस धमकी देने वाले कॉलर ने ढकेला था। सर एक बात तो साफ है, इस खेल के सभी खिलाड़ियों को ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि विकास के कजिन ज्ञानी चौधरी और उसके बेटे कुंदन के खिलाफ हमें कुछ नहीं मिला। हमारे पास एक भी ठोस सबूत नहीं है जो इस बात को साबित कर सके कि ज्ञानी और कुंदन पहले विकास के घर गए, उसे बाहर ले गए, शराब पिलाई, उसे मार दिया। तो क्या ये केस उन पॉलिटिकल हत्याओं के अनसुलझे केसेस की लिस्ट में जमा होगा जिनके खिलाफ कोई सुराग नहीं है? सर शायद ये हत्या ऐसी मकसद से प्लान हुई, टॉप लेवल से की गई हुई प्लान। टॉप लेवल से मेरा मतलब है कहीं लोक अधिकार दल के चीफ तो इस गेम के मास्टरमाइंड नहीं है, रामनिहाल पाठक। मैंने दीपिका, तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हारा नाम दिया? और कौन ऐसा कर सकता है पाठक जी? इस तरह सारी डोरों को अपनी मर्जी से आपके अलावा और कौन खींच सकता है? तुम्हें बड़ी हिम्मत है दीपिका, अपनी ही पार्टी के साथ गद्दारी की, मनीषा की मदद करके अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार को हराने में कामयाब रही। तो एक नहीं 1000 बार कहा था आपसे, जगनपुर की सीट मेरी है, मेरे हक की है। सालों दिए हैं मैंने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को सींचने में, और मैंने भी तुम्हें 1000 बार कहा कि इस बार नहीं, इस बार टिकट का लालच मत पालो। बीती बातें भूल जाते हैं ना पाठक जी। खैर, मैंने पुलिस में आपका नाम नहीं लिया। और लिया होता तो क्या मुझ पर कहर टूट पड़ता? या तो तुम बेवकूफ हो या भोली, और पॉलिटिक्स में दोनों की जगह। तो फिर मुझे इस केस में क्यों फंसाया जा रहा है? क्या तुम इस कत्ल में शामिल हो? पाठक जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं इस कत्ल में शामिल नहीं हूं। दीपिका, अगली बार लिमिट में रहना, लकीर क्रॉस मत करना। समझ गए, लेकिन पाठक जी आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इस आग को बुझा दीजिए। जो आग मैंने नहीं लगाई है उसे बुझाना मेरे हाथ में नहीं। हाँ, मगर तुम इतना समझ लो कि अगर तुम विकास चौधरी के कत्ल में शामिल नहीं हो तो यह आग तुम्हें लपेटे में नहीं लेगी। उनके प्लान के मुताबिक वाकई में इस केस में कोई नई आग नहीं लगी। हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। हमने अब सरिता के स्टेटमेंट को उसकी सास यानी विकास की मां से भी कंफर्म करने की कोशिश की, पर उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था।
सरिता का पीछा करने से हमें वही बात पता चली जो दीपिका राय ने हमसे कही थी कि सरिता वाकई में पॉलिटिक्स में काफी दिलचस्पी ले रही थी। पर सरिता की पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा कोई इस बात का सबूत नहीं थी कि वो अपने पति का कत्ल करवा सकती है। पर इस केस का एक ऐसा एंगल था जो हमारी नजरों से पूरी तरह चूक गया था, या शायद इसलिए चूक गया था क्योंकि उसे इस कदर छुपाया गया था कि वो हमारे रडार में आए ही नहीं। शायद इस केस के सभी संदिग्धों ने मिलजुल कर वही रडार में आने दिया जो वो चाहते थे, और बाकी सब कुछ पर्दे के पीछे रखा गया। बहुत जल्द हमारे हाथों से ज्ञानी चौधरी और कुंदन की कस्टडी जाने वाली थी, उन्हें बेल मिलने वाली थी। पर तब तक उनसे हमें ऐसा कुछ नहीं मिला था जो इस केस को आगे बढ़ा सके। ठीक वैसा ही अजय कनौजिया और सागर भट्ट के स्टेटमेंट्स के साथ हो रहा था। अपने उसी स्टेटमेंट्स पर दोनों हिस्ट्री शीटर्स अड़े रहे। तहकीकात की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही थी। लोक अधिकार दल के चीफ राम निहाल पाठक से क्वेश्चनिंग करना चाहते हो? क्या मिलेगा इससे? पता नहीं सर, पर सर मैं इतना श्योर हूं विकास चौधरी के केस को टॉप लेवल से कवर अप किया जा रहा है। देखो, अगर इस केस में कुछ कवर अप हुआ भी है तो तुम कैसे अनकवर करोगे? तुम्हें क्या लगता है राम निहाल पाठक से तुम क्वेश्चनिंग करोगे और वो तुम्हें कुछ ऐसा बता देंगे जिससे तुम्हें इस केस में लीड मिल जाएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे पास कोई ठोस सुराग, कोई ठोस सबूत होना चाहिए जिसके ग्राउंड पर तुम उससे क्वेश्चनिंग करना चाहते हो। नहीं है सर, नहीं है। इसलिए सर मैं आपसे मदद मांग रहा हूं। तो मेरी नसीहत ले लो, मदद से ज्यादा बेहतर है दूसरे केस पर ध्यान दो, ये केस आगे नहीं जाने वाला। लेकिन सर नो लेकिन राजपूत, नो लेकिन। अगर खुद से बाद में कोई लीड आ जाती है तो तुम एक्शन लो, जिसे चाहो धर लो, बट अभी इस समय विकास चौधरी मर्डर केस को एक तरफ रखो। मेरे सर पर कोई गन नहीं थी कि मुझे मुझको पकड़ना ही है। मेरे ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं था जो कह रहा था कि परेशान रहो, टेंशन में रहो क्योंकि तुम्हारा केस आगे नहीं बढ़ रहा। कई केसेस में ऐसा पहले भी हुआ था। यह फ्रस्ट्रेशन कोई नई नहीं थी। ये ऐसा केस तो है नहीं जहां मैं क्राइम सीन को स्टडी करके आपकी कोई मदद कर पाऊं इंस्पेक्टर। जानता हूं अमृता, और ऐसी कोई मुझे उम्मीद भी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा, हमें अलग अलग क्लूज देकर घुमाया गया, लेकिन ये गेम क्या था मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। मैं इस केस में कल्प्रिट का पता लगा ही नहीं पाई इंस्पेक्टर, जरा भी नहीं। लेकिन एक बात मैं श्योर हूं कि इस मर्डर केस को एक्सीडेंट केस बताने की कोई वजह ही नहीं थी। साफ साफ मर्डर का केस है। गला घोटा गया, लाश को ठिकाने लगा दिया। बाइक को भी वहां वाला फोन आया था, वो कोई सीरियस धमकी नहीं थी। उसका असली मकसद था आपको गुमराह करना। इसलिए धमकी देने के बाद कोई एक्शन नहीं लिया धमकाने वाले ने। जी हाँ, सोचिए आप क्राइम सीन पर हैं, साफ साफ दिख रहा है कि गला घोटा गया, फिर भी पोस्टमार्टम डॉक्टर गुप्ता को फोन जाता है कि मर्डर केस को एक्सीडेंट का केस बना दो। तो ये साजिश थी। प्लान ए, एक डाउट तैयार करना, जबकि डाउट करने का कोई कारण नहीं था। मोस्ट प्रोबेबली हाँ। फिर सामने आए ज्ञानी चौधरी और उसका बेटा कुंदन चौधरी, जिसके बारे में आपको विक्टिम की पत्नी सरिता चौधरी से पता चला। यहां पर एक खास मोटिव था, जमीन। दोनों पार्टीज के बीच की रंजिश को तो सभी जानते हैं, पर ज्ञानी चौधरी और उसका बेटा कुंदन साफ साफ मना करते हैं कि वो विकास चौधरी के घर पे गए ही नहीं थे। जो शायद सही कह रहे, क्योंकि विकास चौधरी उनके साथ जाता ही नहीं, वो भी साथ में बैठकर शराब पीने। करेक्ट। तो सोचिए विकास किसके साथ बाहर जा सकता था? कौन है वो लोग जिनके साथ बैठकर विकास ने ड्रिंक्स ली? लेकिन इसके पहले कि आप उस दिशा में टटोलते, इस खेल की एक और नई इनिंग शुरू होती है। प्लान बी। यस, साजिश करने वालों ने आप लोगों की टीम को किसी एक दिशा में पूरी तरह से घुसने का मौका ही नहीं दिया। विकास की गर्लफ्रेंड पायल बाजपेयी और होटल K9 वाले सुराग आप लोगों के सामने रखे गए। सूरज दालमिया आगे आया
अतीत में हुआ एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन जिसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ था कभी। और इस प्लान बी से हमें सरपंच मनीषा प्रजापति की तरफ कर दिया गया, जो सरिता चौधरी के खिलाफ चुनाव जीती थी। पर इसके पहले कि आप सरपंच मनीषा प्रजापति वाले एंगल को पूरी तरह से एक्सप्लोर करते, आपकी गोदी में हिस्ट्री शीटर अजय कनौजिया और सागर भट्ट को डाल दिया जाता है और साथ ही में दीपिका राय परोसी जाती है। और इनमें से किसी के खिलाफ भी हमारे पास कोई सुराग नहीं थे कि वो इस मर्डर में इन्वॉल्व थे। प्लान ए और प्लान बी का एक ही मकसद था कि आप प्लान सी के जाल में फंसो, और प्लान सी ये था कि आप सब पर शक करो, आपके हाथ कुछ भी ना आए, नेट रिजल्ट अ बिग जीरो। तुम्हें क्या लगता है हमारे ये सारे संदिग्ध आपस में मिले हुए हैं? आपकी इन्वेस्टिगेशन तो उसी नतीजे पर आ पहुंची है ना इंस्पेक्टर, कि सभी को कुछ ना कुछ पता है, सभी कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, पर ऐसा कोई नहीं है जो सब कुछ जानता हो, जो आपको मुजरिम तक ले जाए। तो ये था फाइनल प्लान सी। मैंने शुरुआत में ही आपसे पूछा था, क्या आप इस केस की तह तक वाकई में जाना चाहते हैं? हाँ बेशक अमृता। तो फिर आप सभी दरवाजों पर दस्तक देते नहीं फिर सकते। तो तुम बताओ अमृता, कौन से दरवाजे पर दस्तक दे जो इस केस का रास्ता खोले? मैं कोई सुझाव नहीं दे रही, मैं सिर्फ एक हिंट जरूर दे सकती हूँ। सबसे पहले आप सभी दरवाजों पर दस्तक देना तुरंत बंद कर दीजिए। उनके फेंके हुए इशारों के फुटबॉल को टप्पे खाकर एक तरफ रुकने दीजिए। आप किक ना मारिए। तो उन्हें आने दो हमारे घर, दस्तक दे। शायद हाँ। इंस्पेक्टर आप अपने प्लान से उनके प्लान को मात दीजिए। रिस्की है आई नो, आखिरकार आप एक पुलिस ऑफिसर हैं। इस सोए हुए केस को दोबारा से जगाकर बिल्कुल सामने लाने वाला था। बहुत जल्द दस्तक हमारे दरवाजे पर होने वाली थी। हेलो, बवाल मचाने वाली खबर चाहिए नरेश? ब्रेकिंग न्यूज। कौन हो तुम? एक खबरी। किस किस्म की खबरी हो तुम? बेनाम गुमनाम खबरी, उड़ती चिड़िया, अज्ञात सूत्र, जो नाम पसंद है कर दो मेरा नामकरण। नाम एक तरफ पर मेरा काम तगड़ा है। ऐसे टिप दूंगा जो एक जबरदस्त साजिश की सारी कड़ियां जोड़ देगी। कैसी साजिश? विकास चौधरी के कत्ल की साजिश। देखो भाई, जो भी हो तुम्हें अपनी पहचान तो देनी होगी, या फिर जो तुम बताओगे उसका थोड़ा प्रमाण देना होगा। क्या है ना कि हम एक जिम्मेदार अखबार हैं, उड़ती चिड़िया के अंडे का आमलेट नहीं बनाते। विश्वसनीयता समझते हो? तुम नहीं तो कोई और ऑमलेट बनाएगा। किसी को चिड़िया की कुंडली में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस हेडलाइन चाहिए। तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए नरेश? महीने पहले जो एक हिट एंड रन मर्डर केस मालूम हो रहा था, अब एक राजनीतिक साजिश का नतीजा लगने लगा है, जिसमें शायद टॉप लेवल के राजनेता शामिल थे। विपक्ष इस हत्या के केस को विधानसभा में उठाने के फिराक में है। क्या विकास चौधरी खुद की ही पार्टी को एक्सपोज करना चाह रहे थे, जिसके चलते उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी? हमारे सूत्रों से हमें गुप्त संदेश मिल रहे हैं जो विकास चौधरी हत्याकांड में जगनपुर की सरपंच मनीषा प्रजापति, लोक अधिकार दल की जिला अध्यक्ष दीपिका राय और पार्टी चीफ राम निहाल पाठक पर उंगलियां उठा रहे हैं। ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि पिछले वर्ष की जिला परिषद चुनाव में जो पार्टी विरोधी गतिविधियां हुई थी, उनमें विकास चौधरी की मुख्य भूमिका थी। वाह नरेश, मुझसे पूछे बगैर इस केस में मेरा नाम जोड़ दिया। लगता है अपने आप पर मानहानि का केस ठुकवाने का शौक है आपको। हमारा तो एक ही शौक है पाठक साहब, और वो है सच को रोशनी में लाना। आप अगर इस खबर को नकारते हैं तो एक डिनाइल नोट भेज दीजिए ना, मैं वो भी तुरंत छाप दूंगा। हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि अखबार में छपी खबर कमान से निकले तीर से कम नहीं होती। आप अपने सोर्स का नाम बताइए। सॉरी पाठक साहब, वो तो मैं बताने से रहा। पछताओगे, बहुत पछताओगे। कोर्ट कचहरी के लिए तैयार रहो। सर मैं तो विकास चौधरी के केस से 2 महीने पहले ही हट गया हूँ, आपकी नसीहत मानकर। अगर तुम पहले ही इस केस से पीछे हट गए तो फिर अचानक हर जगह केस क्यों उछल रहा है राजपूत? मुझे कैसे पता होगा सर? मैं तो सर 2 महीने पहले इन्वेस्टिगेशन फॉलो कर रहा था, जैसे उसे फॉलो होना चाहिए था। या ये कहूं कि मर्डर के मास्टरमाइंड के दिखाए रास्ते पर तहकीकात कर रहा था। पर सर अब तो लगता है ये कोई नया पिटारा खुला है।
जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। काफी बड़े नाम आ रहे हैं मीडिया में। वैसे सर आप कहें तो मैं इन खबरों के सोर्स को ढूंढने में लग जाता हूँ, पर फ्रैंकली सर मुझे लगता है ये गेम पॉलिटिशियन आपस में खेल रहे हैं। मैंने जगनपुर टाइम्स के एडिटर नरेश पचौरी से बात की थी, उन्होंने भी यही कहा कि अज्ञात कॉल। वैसे सर हम इस कॉल को ट्रेस कर रहे हैं। कॉल ट्रेस ही नहीं हुआ सर, फर्जी नंबर, फर्जी एड्रेस, सब कुछ फर्जी। ऐसा कितने केसेस में होता है? नहीं बिल्कुल सर, होता है। सर अंदर से पता चला है कि अब इन्वेस्टिगेटिव टीम को चेंज करने की डिमांड हो रही है। ऑपोजिशन एसआईटी अब सीबीआई की मांग कर रही है। काम है उनका, करने तो मांग, होने दो टीम चेंज। बस करो मुखौटा पहनना मनीषा, पर्दा गिर चुका है तुम्हारा। विकास चौधरी की हत्या के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र होने की खबर ने बवाल मचा दिया था। दीपिका बकवास न करो। राजनीतिक दुनिया में मानो भूचाल आ गया था। अब हमें किसी से कोई पूछताछ करने की जरूरत नहीं थी। दीपिका अपनी औकात भूलो मत। अब एक दूसरे पर सवालों के वार पर वार किए जा रहे थे। अभी जो हुआ, जो सामने आया, क्या वो अचानक था या सामान्य तौर पर हुआ था, या ऐसी किसी जगह से निर्देशित हुआ था जिसका पता हमें शायद कभी नहीं चलता। हेलो, रुक रुक लिख लेता हूँ। पहला नाम मनोज चौहान और दूसरा हरीश चांदेल। खबर यह है कि 4 दिन पहले मेरे एक पंटर ने मुझे 2 नाम दिए, मनोज चौहान और हरीश चंदेल, और बोला कि इन दोनों का टाइम टू टाइम विकास चौधरी घर आना जाना है। मैंने दोनों पे स्पॉट लगाया, देखा हाँ आना जाना तो है। पार्टी के बनते हैं? मैंने भी वही सोचा मालिक, क्योंकि आजकल तो सरिता जी भी पॉलिटिक्स में आने के बाद से काफी फॉरवर्ड हो गई हैं और उनकी समाज पे भी जम के चल रही है। कौन है दोनों बंदे, और तूने क्या खोद निकाला है मनोज चौहान और हरीश चंदेल के बारे में? सर अपना पंटर जावेद बोला कि ये दोनों काफी पहले से सरिता चौधरी घर आते जाते हैं, और बोला कि ये दोनों लखपति बनने की डींगे मार रहे थे। मैंने सीधा बोला 5 लाख से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। तो फिर क्या बोली? बोली दे देगी। ऐसा बोले कि दे देगी? हाँ बे, क्यों नहीं देगी। देख अब तू भी अपना मुंह फाड़, उसके पास नोट ही नोट है। एक तो वो सीमेंट डिपो छपाई की मशीन, दूसरा इनके पास जमीन शमीन भी बहुत है, और ना विकास जी का कोई रिश्तेदार है ना सरिता का कोई रिश्तेदार है, और ले दे के हम ही तो होंगे, थोड़े बहुत और होंगे, क्या फर्क पड़ता है, तू मांग के तो देख। तेरा ये पंटर जावेद दाना तो नहीं डाल रहा है? नहीं साहब, जावेद अपना खासम खास है, लेकिन सबसे पहले अहम सवाल, तुम लोगों को मालूम था जावेद हमारा खबरी है, फिर भी तुमने उसकी पीठ पीछे सरिता से पैसे निकलवाने की बात की। यह बात तुम लोगों ने खुद होकर की या किसी ने कहा था तुमसे बात करने के लिए ताकि बात हम तक पहुंचे? हमने किसी के सामने कोई बात नहीं की। और हमें कहाँ से कोई पैसे वैसे मिलने लगे सर? देखो दूध पीते बच्चों, तुम लोगों की हालत देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि तुम हम लोगों का प्यार झेल पाओगे। ये 5 लाख रुपए सुपारी के थे? नहीं सर, हम कोई सुपारी उपारी नहीं उठाते सर। आप जैसा समझ रहे हो हम वैसे नहीं है सर। ये पैसा किस काम के लिए मिल रहा था तुम्हें सरिता से? वो सामने से मैं पैसे दिया करती थी, विकास जी थे तब भी देती थी सर। किस काम के लिए देती थी और कितने? हजारों में ही देती थी, कभी 5 दिए तो कभी 10। किस बात के पैसे देती थी? सर वो हम सरिता जी को खुश रखते थे सर। सर हम सोते थे उसके साथ। सर सच कहें, जब विकास चौधरी का मर्डर हुआ था ना, तब हम दोनों की फट गई थी सर। हमें लग रहा था कि सरिता जी मर्डर का सारा इल्जाम हमारे सर पे डाल देगी, लेकिन सरिता ने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए उससे पैसे ले लिए, और इसके अलावा हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और सर इस काम के लिए सिर्फ हम दोनों नहीं थे, शायद और भी लोग होंगे। सरिता जी, आपकी खामोशियों के लिए ना तो हमारे पास टाइम है ना ही मूड। हाँ या ना? आपके जिस्मानी संबंध थे हरीश और मनोज के साथ? देखिए, ये मेरी प्राइवेट जिंदगी है और इससे कत्ल का कोई ताल्लुक नहीं है। ये दोनों सच बोल रहे हैं या नहीं?
हाँ, सच है इस बारे में। नहीं, उन्हें वैसे भी मेरी परवाह नहीं थी। उनके अपने रिश्ते थे। जैसे कि पायल वाजपेयी, इसके बारे में आप सब कुछ जानते थे पर हमारे सामने अनजान बन रहे। मुझे पायल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि मेरे पति को मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। प्यार करना तो दूर, मैं उन्हें उनकी खामियां, उनकी नाकामयाबी याद दिलाती थी। चुनाव में हार की नाकामयाबी नहीं तो उसकी पोल खुल जाएगी। पर मैं भी इंसान हूं और मेरी अपनी जरूरतें थी। तो हाँ, मेरे दूसरे मर्दों के साथ जिस्मानी संबंध थे। मर्डर अकेले किया आपने या इसमें रामनिहाल पाठक का भी हाथ था? किसी का हाथ नहीं था। खून ज्ञानी भैया और कुंदन ने ही करवाया है। उस दिन वो लोग आपके घर आए ही नहीं थे। उन्होंने विकास को आवाज लगाई नहीं थी। शुरू से अब तक आप हमसे झूठ बोलती आई। आपने मनोज और हरीश को क्या पकड़ लिया? आपको लाइसेंस मिल गया मुझे बदनाम करने का? आप मुझे खूनी बोल रहे हैं, झूठी बोल रहे हैं और अब बच्चलन भी बोलेंगे। आपको जो भी बोलना है, समझना है, ये आपका जिम्मा है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूं और बार बार कहूंगी, विकास के कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं है। उस वक्त हम पूरी तरह पक्का थे कि सरिता ने ही अपने पति का कत्ल करवाया था। पर तब मौजूदा हकीकत यह थी कि हमारे पास सरिता चौधरी पर चार्ज लगाने एक भी ठोस सबूत नहीं था। अब हमें एक बार फिर एक पैंतरा अपनाना पड़ा, जिससे कि वो सच सामने आता जिसे बखूबी छुपाया गया था कि विकास के कत्ल को कैसे अंजाम दिया गया। सरिता के कॉल रिकॉर्ड्स में कोई भी ऐसी थर्ड पार्टी नजर नहीं आ रही जिसे उठाकर हम सवाल कर सकें। सर, मुझे नहीं लगता सरिता इस साजिश और कांड में अपना रेगुलर फोन इस्तेमाल कर रही होगी। जरूर उसके पास कोई दूसरा खुफिया नंबर होगा। तो मोटा मोटा सरिता के फोन रिकॉर्ड से पता चलता है कि सरिता और रामनिहाल के बीच बातें होती थी और पार्टी चीफ और कैंडिडेट के बीच बातें होती हैं। इससे कत्ल की साजिश की तरफ कोई अंदेशा नहीं होता सर। हमें कोई नया तरीका ही अपनाना होगा। अब घुमा फिरा कर कुछ नहीं होगा। सीधे सीधे आमने सामने भिड़ने का वक्त आ गया। आपको पता है कि आप धमकी दे रहे, और ये भी पता है कि किसे धमकी दे रहे? नहीं पाठक जी, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। कुछ जरूरी सवाल पूछ रहा हूं। अगर धमकी देनी होती तो अज्ञात नंबर का, अज्ञात कॉलर का इस्तेमाल करता, जैसा कि लोग करते हैं। आप जानते ही होंगे। अच्छा, धमकी के बाद अब ब्लैकमेल भी? एक मुहावरा सुना होगा, चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर भी कह लगता है तुम्हें ट्रांसफर की तलब लगी है इंस्पेक्टर, या फिर सस्पेंशन की मुराद? मेरी मुराद है विकास चौधरी मर्डर केस की फाइल जल्द से जल्द क्लोज करना। सरिता चौधरी ने ही अपने पति विकास चौधरी के मर्डर की साजिश रची थी, और इतनी गहरी साजिश में अगर कोई उसका साथ दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आप सीधे सीधे मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। लगता है आपके सीनियर गोयल साहब से बात करनी पड़ेगी। और उनसे बात करके आप मुझे इस केस से हटवा देंगे, ट्रांसफर करवा देंगे। मेरी पोस्टिंग कहीं दूर हो जाएगी और मैं चुपचाप चला जाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है राजपूत? कोई और केस नहीं है क्या? दर्जनों केस हैं पाठक जी, पर ये केसों में से एक केस है। अगर कोई दूसरा केस होता तो सस्पेक्ट की नाक में रस्सी डालकर घसीटते हुए ले जाता अपने थाने, और फिर टॉर्चर करके उसे जुर्म कबूल करवा। तो इस केस में हो नहीं सकता। यही मसला है ना? मसला ये है पाठक जी, किस केस के मुजरिमों को लगता है कि वो कुछ भी करके निकल जाए और तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर क्लोज कर दो ना केस। सुपरमैन तो हो नहीं तुम। रही बात मेरी, तो आखिरी बार कहता हूं, मैं विकास चौधरी के कत्ल में किसी भी तरह शामिल नहीं था। पर कोई तो शामिल था जो निकल गया है। मुझे उस तक पहुंचना है पाठक जी। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ। और कातिल सरिता चौधरी ही है, अकेली। अकेली? कोई सबूत है आपके पास? सबूत होता तो कब का बता दिया होता ना आपको। नहीं, मैं इस साजिश में शामिल नहीं हूं। हाँ, अगर आप सरिता के बारे में पूछते हो तो उसकी पॉलिटिकल एम्बिशन को पूरा करने में मैं उसकी मदद करता था, मैं उसको सपोर्ट करता था, करता हूं। लेकिन जरूर वो विकास से तंग आ गई होगी। उसे छुटकारा पाने के लिए उसने ऐसा किया होगा, लेकिन उसने ये सब कैसे किया ये मैं नहीं जानता।
पिछले 1 साल में काफी बदल गई, बहुत ही चालाक और शातिर हो गई सरिता। अरे सबको चौंका दिया था उसने। नहीं विकास ने, नहीं मैंने सोचा था कि जो सरिता कठपुतली थी उसका दिमाग इतना तेज होगा। पॉलिटिक्स के लिए ही बनी है वो। अब ये सब उसने कैसे किया, किसका इस्तेमाल किया, ये सब मैं नहीं जानता, लेकिन इस साजिश में मैं शामिल नहीं हूं। लेकिन इस साजिश में मैं शामिल नहीं हूं। आने वाले 1 हफ्ते में इस केस की फाइल क्लोज होने वाली थी। विकास चौधरी के कत्ल के पूरे 3 महीने बाद हमारे हाथ गिरीश लगने वाला था, जो एक हिस्ट्री शीटर था पास के कस्बे से। पूरा नाम गिरीश भाटी है सर। अटेम्प्ट टू मर्डर केस में हमने गिरफ्तार किया था उसे। और उसने विकास चौधरी का कत्ल कबूल किया है। गिरीश ने अपने सारे पिछले जुर्मों को कबूल कर लिया। अपने बॉस का नाम भी बताया उसने। बॉस कौन है गिरीश का? एक केदार मिश्रा है, बलरामगढ़ के पास कहीं छिपा है। सरिता जी, केदार मिश्रा और गिरीश भाटी, ये दोनों हमारी हिरासत में हैं। और बड़ी अजीब बात यह है कि इन दोनों के पास सारे सब निजी जिंदगी बसर करने दे रहा था। शादी के पहले दिन से पीट रहा था वो मुझे, और इलेक्शन हारने के बाद तो और भी पीटने लगा। पहले मैं दुखियारी अबला थी, पिटाई जिल्लत सब कुछ चुपचाप सहन कर लेती थी, पर अब मैं वैसी नहीं थी। मैं मजबूत बन गई थी, चाले चलना सीख गई। जब केस कोर्ट में जाएगा, सुनवाइयां होंगी और दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। इस केस में सरिता चौधरी ने हमसे काफी चक्कर कटवाए। हर कोई शक के दायरे में था। हर किसी ने दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछा रखे थे, ताकि हर कोई तनाव में तिलमिलाता रहे। पर आखिरकार सारी कड़ियां जुड़ गईं। हमने हमारी तरफ से सारी कोशिशें की यह पता लगाने की कि ये कड़ियां हमारी तहकीकात के चलते जुड़ी थी या इन्हें रिमोट कंट्रोल से किसी ने जुड़वाया था। आखिर में हमें यही पता लगा कि ये कड़ियां अपने आप से जुड़ी थीं। कुछ और होने का कोई अंदेशा नहीं मिला। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल सतर्क में। क्यों हमारी जिंदगी से टकरा गई? जो बोया जाता है वही पाया जाता है। जुर्म का बीज कब और कैसा जहरीला फल बनकर अपनों की ही नसों में फैल जाता है, ये कह पाना नामुमकिन है। इस केस में भी एक घातक बीज सालों पहले बोया गया था और जहर फैला सितंबर 2017 में, जब शालिनी डोमेस्टिक डिस्प्यूट सेल में बैठी अपने पति राजन पाटीदार का इंतजार कर रही थी। आज फिर लेट है तुम्हारा पति शालिनी। The number you have called is currently switched off. फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। लगता है राजन आज भी नहीं आने वाला। तो अब मैसेज कर देती हूँ, कल का टाइम दे देती हूँ। लेकिन अगर कल भी राजन नहीं आया ना शालिनी, तो मेंटेनेंस और एलिमनी के क्लेम पेपर्स बना देते हैं, फाइल कर देते हैं कोर्ट में। मुकेश जी, क्या हुआ? पता नहीं, पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। पुलिस गई है अंदर। सर, पापा तो इस घर में कई साल बाद आ रहे हैं। क्यों? सर, राजन शादीशुदा था, लेकिन पड़ोसियों का कहना है कि किसी ने भी राजन की पत्नी शालिनी को पिछले 5-6 महीनों से देखा ही नहीं है। मोनू, राजन की पत्नी शालिनी कहाँ है? सर, वो राजन भैया और शालिनी भाभी अलग हुए थे, माने अलग अलग रह रहे थे। तो शालिनी भाभी मायके में अपनी बेटी कशिश और दोनों भाइयों के साथ रह रही हैं। तो इस बारे में शालिनी को खबर की है? नहीं की है सर। पड़ोसियों में से किसी के पास ना ही उसका नंबर है, ना ही पता। नंबर मेरे पास है मैडम। हेलो, शालिनी पाटीदार जी बोल रही हूँ। मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर देविका साहू बोल रही हूँ, तुम्हारे पति राजन के घर से। बात क्या है जी?
तुम्हारे पति राजन और ससुर नरेंद्र दोनों की हत्या हुई है। शालिनी, कैसे? कब हुआ ये? सर, राजन के घर के बाहर जो दूसरी बाइक खड़ी मिली वो किसी मोहल्ले वाले की नहीं है। तो फिर राजन के घर के बाहर क्यों खड़ी थी? अभी तक पता नहीं है सर। बाइक का नंबर आरटीओ भेजा है। सर, अगर ये नंबर प्लेट जाली होगा तो बाइक हत्यारों की हो सकती है। ये नरेंद्र पाटीदार रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे? जी हाँ सर, म्यूनिसिपल स्कूल से बतौर वाइस प्रिंसिपल रिटायर हुए। और बेटा राजन? राजन की कोई फिक्स नौकरी नहीं थी सर। ये लोगों को पैसे उधार दिया करता था, साहूकारी करता था। उधार देने के लिए पैसे आते कहाँ से थे इसके पास? अभी तक क्लियर नहीं है सर। वैसे मोहल्ले वालों का कहना है कि बाप नरेंद्र के पीएफ के पैसों से इसने एक दुकान खरीद रखी थी। ये वहीं से साहूकारी करता था। और राजन की पत्नी शालिनी? शिनाख्त के लिए गई सर। राजन पाटीदार ब्याज पर पैसे देता था, तो कहीं लेन देन की गड़बड़ी में तो इसका मर्डर नहीं हुआ है, या फिर कोई पर्सनल एंगल है? सर, राजन की बॉडी पर 11 स्टेप्स हैं, एक से एक गहरे। मामला लगता तो पर्सनली। अगर कोई पर्सनल मामला होता तो हमें कैसे पता होगा सर? सर, इन दोनों का ज्यादा किसी से मेल मिलाप नहीं था और नरेंद्र जी के रिटायर होने के बाद में वो पूरा दिन घर पे ही होते थे और सुबह शाम यहाँ कुर्सी पर बैठकर वो धूप सेका करते थे। बड़े सीधे साधे थे नरेंद्र जी, न कभी किसी से झगड़ा, न ही कोई बोलचाल। ये राजन की पत्नी शालिनी राजन से अलग कब हुई और क्यों? कुछ महीने पहले शालिनी यहाँ से चली गई थी, लेकिन क्यों गई थी ये पता नहीं है सर। नरेंद्र जी की अपने छोटे भाई प्रकाश पाटीदार से बनती नहीं थी, आना जाना भी नहीं था एक दूसरे के घर पे, पर किसी का तो आना जाना होगा ही। अच्छा, नरेंद्र जी के घर पे कोई काम वाली भी नहीं आती थी क्या? सर, एक है, कभी कभार देखा है उसको यहाँ आते जाते हुए। उसका नाम बाबू राम है। राम राम नयन जी। अरे राम राम बाबू राम, आजा। कहाँ मिलेगा ये बाबू राम? सर, ये तो पता नहीं, पर उसका नाम बाबूराम है इतना जानते हैं, और शायद वो नरेंद्र जी का कोई जानने वाला है, पर उसे भी कई दिनों से देखा नहीं आते हुए। आप शालिनी से पूछिए, उसे पक्का पता होगा बाबू राम के बारे में। आप लोगों को कुछ तो पता होगा, राजन और शालिनी अलग क्यों हुए? ये तो पता नहीं सर, लेकिन हवा में ये खबर जरूर आई थी कि शालिनी ने अपने दोनों छोटे भाइयों को यहाँ बुला लिया था। शायद यही बात राजन को रास नहीं आई हो। जी, ये बात सच है। राजन को ये बात पसंद नहीं थी कि मैंने मेरे छोटे भाइयों को बुलाया था हमारे घर रहने। कितने छोटे हैं तुम्हारे दोनों भाई? नाबालिग है। अमित 16 का है और उससे छोटा अतुल 14 का होगा अगले महीने। बहुत भयंकर तरीके से हत्या हुई तुम्हारे पति और ससुर की। कुछ अंदाजा है क्यों हुआ ऐसा? किसी पर शक है? क्या बताऊं सर, मैं तो वहां थी भी नहीं। दरअसल मैं तो कल राजन का इंतजार कर रही थी डोमेस्टिक डिस्प्यूट सेल पर। वो आए नहीं, फिर मैं घर भी गई और बाहर ताला लगा था। तुम्हारे और राजन के बीच में मसला क्या था? सिर्फ इतना ही कि राजन अपने घर में तुम्हारे दोनों छोटे भाइयों को रहने नहीं देना चाहता था? जी, मेरे छोटे भाई नाबालिग हैं अभी, उन्हें मेरी जरूरत है, लेकिन ये बात राजन कभी समझते ही नहीं थे। कुछ दिन तो रहने दीजिए राजन, उनका और कोई नहीं है। हमारी बच्ची कशिश का भी हमारे सिवा कोई नहीं है शालिनी। क्या मैंने कशिश की परवरिश में कोई लापरवाही की? आगे भी ना हो इसलिए कह रहा हूं। और ये क्या तुमने सब कुछ अपने सर पे ले रखा है? हाँ, तुम्हारी बहन सोनिया भी तो है, वो भी तो कुछ कर सकती है उनके लिए। मैं बड़ी हूँ राजन, मेरी जिम्मेदारी बनती है। और अपने परिवार के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखो शालिनी, बहुत हो गया। अमित और अतुल से कहो कि आज ही जाए यहाँ से। मैं उन दोनों को बर्दाश्त नहीं कर सकता अब, और इसे मेरा ऑर्डर समझो, और आज के बाद इस पर कोई बहस नहीं होगी। तुम्हारी बहन सोनिया, वो कहाँ रहती है? यही भोपाल में, पर वो बेचारी तो अपनी तकलीफों से जूझ रही है।
पिछले ही महीने उसके पति धीरज का एक्सीडेंट हुआ था। सोनिया घर पर ही उसकी देखभाल करती है। ऐसे में अमित और अतुल को कैसे भेजती मैं उसके पास? तुम्हारे माँ बाप नहीं है? मेरे पिताजी मेरी माँ को काफी समय पहले छोड़कर चले गए थे। याद भी नहीं कब। मैं बहुत छोटी थी शायद। और माँ? माँ भी कुछ महीनों पहले अचानक से छोड़कर चली गई, बिना कुछ बोले। कोई तो कारण होगा। मेरी माँ बहुत ज्यादा मायूस रहती थी। कुछ बोलते ही नहीं थी कि क्या चल रहा है उसके दिमाग में। बस एक दिन उठकर चली गई। पर कहाँ गई? किसी रिश्तेदार के यहाँ या फिर कहीं और? कुछ पता नहीं सर। बस इतना पता है कि मेरी माँ मेरे दोनों छोटे भाइयों को अकेला छोड़कर चली गई। तुमने राजन का घर छोड़ दिया, तो भी डोमेस्टिक डिस्प्यूट सेल में क्या मसला चल रहा था तुम दोनों के बीच? राजन के घर से चले जाने के बाद राजन आए दिन मेरे मायके आते, मुझ पर दबाव डालते, मुझे खूब पीटते और एक ही बात बोलते कि वापस आ जाओ कशिश के साथ। तो कौन लड़ाती है? अपने दोनों निकम्मे भाइयों के लिए मेरा घर बर्बाद करेगा तू? हाँ? तुझसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की मैंने आपके पिताजी की सेवा बहुत शिद्दत से की है। कभी कहा आपसे कि वो हमारे साथ नहीं रह सकते, या कभी कहा कि आप उनकी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकते? अरे बाबा है मेरे वो। ये दोनों मेरे छोटे भाई हैं। बकवास करती है। देख, या तो तू चुपचाप कशिश को लेकर घर आ जा, वरना तलाक का नोटिस भेजाता हूं तेरे पास में। उसका नाक रगड़ती हुई आएगी ना, तो भी मेरे घर का दरवाजा नहीं खुलेगा तेरे लिए, याद रखना। आप अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकते राजन। मैं पल्ला झाड़ू जिम्मेदारियों से? बिल्कुल अपने माँ के नक्शे कदम पर चल रही हो तुम। जैसी माँ वैसी बेटी। आए दिन वो आते, मुझे पीटते, रोज रोज के हंगामे से तंग आ गई थी मैं। फिर एक दिन हिम्मत करके पुलिस कंप्लेन कर दी। फिर राजन ने डाइवोर्स की धमकी दी, लेकिन मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए था। मुझे मेरी जिंदगी चाहिए थी, मेरा परिवार चाहिए था। लेकिन मुझ पर जिम्मेदारियां भी तो थी अपने दोनों भाइयों की। मुझे दोनों घर संभालने थे, मेरा अपना और मेरे भाइयों का। क्या कोई पाप है, गुनाह है कि एक औरत अगर अपने छोटे भाइयों का ख्याल रखना चाहे? शालिनी, ये बाबूराम कहाँ मिलेगा? वो तो मेरे ससुर जी के कुछ पर्सनल काम से आया करते थे। मेरे जाने के बाद अगर उन्हें रखा गया होगा तो मुझे नहीं पता, वरना 7 महीने पहले तक तो घर का सारा काम मैं ही करती थी। हर काम खुशी खुशी करती थी, किसी को शिकायत का मौका नहीं देती थी। मेरी बेटी, मेरे पति, ससुर जी, सबका ख्याल रखती थी। इस बाबूराम का हमारे पास कोई फोटो नहीं है, ना कोई नंबर है, ना कोई पता। गरोड़िया नगर में भी इसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम है गुरु। और 15 सितंबर से ये बंदा आया भी नहीं है काम पे। बिल्कुल। और जिस तरह से ये दोनों कत्ल हुए, ये कोई निजी दुश्मनी का मामला लगता है गुरु। कोई चोरी हुई हो ऐसा लगता नहीं है, पर चोरी का रंग देने की कोशिश की गई। लग जाता हूँ इस बाबूराम को खोज निकालने में। हो सकता है बाबूराम कत्ल की कड़ी हो या फिर कत्ल का जरिया। कत्ल में शालिनी का हाथ भी हो सकता है, पर इस वक्त कुछ कहना बहुत जल्दी होगा। डोमेस्टिक डिस्प्यूट सेल से पता करो कि राजन और शालिनी के मसले की हकीकत क्या है। एक और बात है सर, शालिनी का इस कत्ल में हाथ हो या ना हो, मुझे लगता है कि वो हमसे जरूर कुछ छुपा रही है, सब कुछ खुलकर नहीं बता रही है। लोग झूठ बोल सकते हैं, सच को छिपा सकते हैं, पर सच के पदचिन्ह सामने दिख ही जाते हैं और झूठ के दरवाजे तक ले ही जाते हैं। सर, हमने राजन पाटीदार के फोन का पासवर्ड क्रैक कर लिया। 15 सितंबर की रात 2:15 बजे यानी 16 सितंबर की अर्ली मॉर्निंग उसका फोन एक्टिव था। बात हुई थी किसी से। कॉल राजन ने किया था या किसी ने उसे किया था? उसे कॉल आया था किसी मोनू नाम के बंदे का। मोनू? मोनू पाटीदार? ये मोनू पाटीदार तो विक्टिम का चचेरा भाई है, और उसने तो हमें कुछ नहीं बताया। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं। मेरी 15 सितंबर की रात को राजन भैया से बात हुई थी, लेकिन एग्जैक्ट टाइम वो मुझे याद नहीं है सर। 15 की रात 2:45 बजे, यानी कि 16 तारीख की सुबह बात हुई थी तुम्हारी? हाँ सर, देर रात बात हुई थी। तो बिना देर की हमारे थाने पहुंचा। हम भी तो जाने कि रात को 2:45 बजे तुम्हारी राजन के साथ ऐसी भी क्या बात हुई थी, उसकी मौत से कुछ ही देर पहले। 17 सितंबर की डेट दी थी मैंने राजन पाटीदार को कि आए यहाँ
और अपना जो भी फैसला है हमें बता दें। डिवोर्स लेना है या सुलह करनी है। और इस आखिरी फैसले के पहले ही राजन का मर्डर हो गया और उसके पिता नरेंद्र का भी। ऐसा है ना देविका, मैं पक्का तो नहीं बोल सकती कि इस डबल मर्डर में शालिनी का हाथ है या नहीं, लेकिन हाँ 17 सितंबर को शालिनी यहीं बैठी थी राजन का इंतजार करते हुए। अब वो ड्रामा कर रही थी या सच में इंतजार कर रही थी, ये बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आखिर मैं एक काउंसलर हूँ, जासूस नहीं। वंदना, आपको क्या लगता है, क्या राजन शालिनी से सच में डिवोर्स लेना चाह रहा था या सुलह करना चाह रहा था? सच बोलूं ना तो मुझे ये राजन का कैरेक्टर बिल्कुल समझ में नहीं आया, और ना ही ये समझ में आया कि शालिनी के माइंड में क्या चल रहा है। क्यों? ये केस हमारे पास बतौर कंप्लेंट आया था शालिनी की तरफ से कि राजन उसे मारता है, और जब मैं इन दोनों को साथ में बिठाकर यहाँ सुलह करवाने की कोशिश कर रही थी तब राजन ने कह दिया कि उसे डिवोर्स चाहिए। ठीक है, बहुत हो गया, इस बात को यही खत्म करते हैं। मैं तलाक के लिए राजी हूं। अगर दोनों का यही फैसला है तो बिना लड़ाई झगड़े के कर देते हैं डिवोर्स। क्यों शालिनी? मैंने अभी तक डाइवोर्स का नाम तक नहीं लिया। मुझे नहीं चाहिए डाइवोर्स। तो और क्या चाहिए तुझे? हाँ, दो नाव की सवारी करेगी, एक तरफ अपने मायके की चाकरी करेगी और दूसरी तरफ मैं अकेला सड़ता रहूंगा, ना शादी का सुख ना औलाद का सुख। मैं घर लौटने को तैयार हूं। पहले राजन ने एकाएक डिवोर्स की बात करके चौंका दिया, और फिर शालिनी जो हमारे पास घरेलू हिंसा की फरियाद लेकर आई थी एकदम से उसके साथ घर लौटने को तैयार हो गई क्योंकि राजन ने डिवोर्स की बात कही। शायद यही वजह रही होगी। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। जब राजन से मैंने कहा कि डिवोर्स के बाद कितने खर्चे होंगे एलिमनी और मेंटेनेंस को लेकर, तो फिर से पलट गया। कहा कि मुझे मंजूर है शालिनी मेरे साथ घर लौटे। 17 सितंबर को फुल एंड फाइनल करना था कि डिवोर्स चाहिए या साथ में रहना है, लेकिन उसके पहले ही मर्डर हो गया। अब बात हो ही रही है तो एक बात और बता दूं, मुझे हमेशा ही डाउट रहा है कि शालिनी की अपने पति के घर छोड़ने की वजह कुछ और ही है। मतलब अपने भाइयों की देखभाल करने के अलावा कोई दूसरी वजह? हाँ, मेरे पास इस बात का कोई पक्का सबूत तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इस पति पत्नी के बीच कोई और है। शालिनी का या राजन का? राजन। मोनू, तूने हमें इस कॉल के बारे में क्यों नहीं बताया? तूने राजन को रात को 2:45 बजे फोन किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से राजन का कत्ल सुबह 5:30 से 6:30 के बीच हुआ। मोनू, कत्ल के पहले राजन ने किसी के साथ बैठकर काफी शराब पी थी। क्या वो तू था? बिल्कुल नहीं सर, मैं तो घर पे था, घर ही से फोन किया था। रात के 2:45 बजे या तो कोई इमरजेंसी में फोन करता है या फिर प्रेम में। सर वो मैंने राजन भैया को इसलिए फोन किया था ये बताने के लिए कि मैं उनसे 3 लाख का लोन लेने के लिए तैयार हूँ। और ये रात को 2:45 बजे कहने की जरूरत क्यों पड़ी? सर उसके एक दिन पहले 15 की शाम को राजन भैया मेरी दुकान पे आए थे और ये ऑफर की बात तो एक अरसे से हम करते आ रहे थे। कैसा ऑफर? यही सर कि राजन भैया मेरे लिए पैसों का इंतजाम करने वाले थे लोन के लिए। और राजन ये इंतजाम कैसे करने वाला था? घर बेच के। तो क्या सच में घर बेच रहे हो आप? अब अच्छा ऑफर मिल रहा है तो क्या करूं? देख, दुकान तो है ही है, वहीं ऊपर एक कमरा बना दूंगा, बाबूजी वहां शिफ्ट हो जाएंगे और मैं नीचे दुकान में, और घर का पैसा डाल दूंगा रोलिंग में, ऐश करूंगा। और शालिनी भाभी और कशिश वो दोनों वापस नहीं आ रहे हैं क्या? उनकी छोड़, काम की बात कर। तुझे नई दुकान डालनी है ना, यही सही मौका है। मैं तुझे बैंक से भी कम ब्याज पे लोन दूंगा, तेरा भी काम आसान हो जाएगा, मेरा ही फायदा। मैं सोच के बताता हूँ भैया। सोच, लेकिन ज्यादा मत। गरम पैसा हमेशा हाथ में नहीं रहता, सब लोन मांग रहे हैं। अब तू तो अपना खून है, तेरा फायदा मेरा फायदा, मतलब इससे अच्छा आइडिया क्या हो सकता है? घर का पैसा घर में ही रहेगा ना। मैं ही हिचकिचा रहा था क्योंकि मैंने सुन रखा था राजन भैया के तरीकों के बारे में। कैसे तरीके? सर राजन भैया कोई लोन की किस्त देने में एक दिन भी लेट करता ना तो उसको बहुत जलील करते, खूब खरी खोटी सुनाते, तू तड़ाक में बात करते, गिरवी में कोई ना कोई सामान उठवा लेते। मुझे ये सब में नहीं पड़ना था, लेकिन कम ब्याज का लालच था तो बस मैं रात में सोचने बैठा और फोन लगा दिया उन्हें। सर यकीन कीजिए मेरा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। राजन घर कैसे बेच रहा था? और शालिनी को यह बात पता थी कि राजन घर बेच रहा है? इन दोनों के बीच सुलह होने वाली थी, डिवोर्स। ये सब मुझे कैसे पता होता सर? तभी सामने से खुद मैंने पूछा राजन भैया से, शालिनी भाभी और कशिश उनका क्या होगा घर बेचने के बाद? मजा नहीं आ रहा है मोनू तेरे झूठ में। चल अब सच बोलते हैं।
तेरे नरेंद्र ताऊ और राजन भैया को किसने मारा? सर मुझे कैसे पता होगा सर? आप मेरे मम्मी पापा से पूछे। आप वो जो फोन लोकेशन निकालते हैं ना सर, फोन लोकेशन निकालिए, आपको मेरे घर की लोकेशन मिलेगी। तुझे पता है हम फोन की लोकेशन भी निकालते हैं। सर टीवी पे हर क्राइम शो में तो वही दिखाते हैं ना। और ये भी दिखाते हैं कि शातिर से शातिर क्रिमिनल आखिर में पकड़ा ही जाता है। सर मैं कोई क्रिमिनल विमिनल नहीं हूँ सर, मैं उस रात घर पे था, पूरी रात घर पे था सर। झोल है। जी सर। सर क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि राजन घर बेचने वाला हो, शालिनी को इसकी भनक तक ना हो? मुझे लगता है यहाँ कुछ लोग बहुत कुछ बोल नहीं रहे। अगर राजन का इरादा सच में घर बेचने का था सर, तो इस बारे में उसने किसी से तो बात की होगी, कोई तो घर खरीदने वाला भी होगा। और घर बेचने से शायद किसी को आपत्ति भी हो सकती है। शालिनी या फिर राजन के फादर नरेंद्र, क्या उनके जिंदगी भर की कमाई थी ये घर? सर मोनू के फादर प्रकाश और राजन के फादर नरेंद्र दोनों सगे भाई थे, पर दोनों में रंजिश थी। 10 साल से दोनों बात नहीं कर रहे थे। घर नरेंद्र ने खुद बनाया था या फिर पुश्तैनी था? और अगर पुश्तैनी था तो फिर ये घर ही मसला रहा होगा दोनों भाइयों के बीच। सर कमाल करते हो आप सर, मैं साफ साफ बोल चुका हूं जो बोलना था। मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे जाने दीजिए ना। हेलो प्रकाश पाटीदार, मैं सब इंस्पेक्टर ठाकुर बोल रहा हूं। हाँ बोलिए। आपसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? आपके बड़े भाई नरेंद्र और भतीजे राजन के कत्ल के बारे में, और अगर इसके अलावा और भी कोई बात है तो वो भी करेंगे। सर मैं ये पहली बार सुन रही हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि राजन अपना घर बेचना चाहते थे, वो भी मुझे बिना बताए। शालिनी हमारे साथ लुका छुपी कौन खेल रहा है, मोनू या तुम? मैं राजन के बारे में क्यों कुछ छुपाऊंगी सर? मेरे बच्ची के पिता थे वो, उनसे सुलह करके घर लौटना चाह रही थी मैं। तुम वाकई में घर वापस लौटना चाह रहे थे? सर आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मुझ पर? सर आरटीओ पेपर्स, राजन की बाइक के पास में जो बाइक पार्क थी वो किसी जितेंद्र चौबे के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये जितेंद्र राजन के ही मोहल्ले का है? नहीं सर, उसके मोहल्ले से काफी दूर का एड्रेस है। ट्रैक कर लिया है उसे, जितेंद्र का नंबर भी निकाल लिया है। फोन ऑन है उसका, लेकिन उसे फोन नहीं किया है अभी तक। तुरंत उठा लो। मालिक वो आपका बाबूराम जो था, पाटीदारों के घर काम करने वाला। राम राम नरेंद्र जी। वो हवा हो गया भोपाल से, गायब। गायब कब हुआ? ये तो ठीक से किसी को पता नहीं है। उसका मोबाइल नंबर मिला है पर बंद है, और बंदा बोरिया बिस्तर के साथ गायब हुआ है। गुरु इस बाबूराम का हमारे हाथ लगना बेहद जरूरी है। ये इस केस की अहम कड़ी हो सकता है। वैसे एक कड़ी हमारी भी हाथ लगी है। वो जो लावारिस बाइक के बारे में बताया था ना, राजन के घर के बाहर खड़ी थी, उसका मालिक ट्रेस हो गया, उड़वा लिया उसे। सर बाइक छुड़वा नहीं पाया था, इसलिए आपको वहां पर मिली। छुड़वा नहीं पाया? गिरवे रखी थी राजन के पास बाइक? 50,000 लिए थे राजन भाई से, सिर्फ 15,000 लौटा पाया था, और 1 साल से ऊपर हो गया था। जब नहीं लौटा पाया था तो राजन भाई चढ़ गए मेरे ऊपर। राजन भाई बाइक लेकर मत जाओ, मेरी खटिया खड़ी हो जाएगी। राजन भाई मैं ऑफिस जाता हूँ इस पर। ऑफिस जाता ना तो महीने के आखिर में सैलरी मिलती होगी तुझे, घर भी चलता होगा उसी से, गाड़ी में पेट्रोल भी डालता है। इन साले किस्त तो बहुत दूर की बात है, सही ढंग से ब्याज भी नहीं लौटा पाया तू अभी तक। लौटा दूंगा। लौटा दे, तुझे बाइक लौटा दूंगा। 6 महीने हैं तेरे पास, पूरे पैसे मुझे मिल गए तो ठीक है, नहीं तो बेच दूंगा इसे। राजन भाई ऐसा मत करो राजन भाई। शेर बकरी से दोस्ती कर लेगा तो घास खाने के दिन आ जाएंगे। पैसे लेके आ, बाइक लेके जा। इस मुंह से उन्हें रोकता साहब, मैं बताओ 4 महीने तक कुछ नहीं दे पाया, बाइक वहीं पड़ी रही। और तू वहां पहुंचा 15 सितंबर की रात को। गुस्से में आकर तूने राजन को मार डाला, और साथ में उसके बूढ़े बाप को भी। साथीदार कौन था तेरा? जो दूसरा देनदार? ये सब क्या बोल रहे सर आप? मैं ईमानदार आदमी हूँ, ईमानदारी से अपना काम करता हूँ। मैंने ना अपनी बहन की शादी के लिए 50,000 रुपये लिए थे राजन भाई से, क्योंकि मेरी उनसे पुरानी जान पहचान थी, और मैंने आज तक कोई गलत काम किया ही नहीं है। चुप रहना भी गलत काम होता है जीतू। तेरी ये बाइक की तस्वीर भोपाल के हमने हर अखबार में छापी थी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तूने देखी ना हो। देखी थी। फिर भी चुप रहा, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। कोई तिनका उनका नहीं था सर, मैं डरा हुआ था। आप लोगों ने बाइक की तस्वीर ऐसे छापी थी जैसे बाइक का मालिक ही खूनी हो। मैंने ये सोचा कि मैं सामने से जाऊंगा मेरी लग जाएगी। तो अब क्या कम लगेगी तेरी? सर मैं एक सीधा आदमी हूँ, मेरी एक गलती कि मैं लोन नहीं लौटा पाया, लेकिन मेरा लौटाने का इरादा पक्का था और लौटा भी देता। राजन भाई जब बाइक लेकर गए थे ना, थोड़ा दुख हुआ था, तकलीफ हुई थी, लेकिन वो तो अपनी जगह गलत नहीं थे। मेरी कोई रंजिश थोड़ी थी राजन भाई के साथ। रंजिश गलत शब्द है।
खटास थी हमारे बीच, खटास। वजह? जमीन। राजन जो घर बेच रहा था, पुश्तैनी था। सर पहली बात तो मुझे मालूम ही नहीं था कि वो घर राजन बेच रहा है कि नहीं। कैसे मालूम होगा? और दूसरी बात, वो पुश्तैनी नहीं था। नरेंद्र भाई साहब ने खुद अपनी कमाई से खरीदा था। तो फिर कौन सी जमीन का मसला था? पुश्तैनी खेत। नरेंद्र भाई साहब थोड़े अड़ियल किस्म के इंसान थे। पढ़ाई से आपने बस रख लिया, छोटा मुझे दे दिया, जबकि जरूरत ज्यादा मुझे थी। बात पुरानी है लेकिन गुस्सा तो बना रहा। लेकिन राजन और मोनू में बनती थी। वो एक दूसरे से मिलते थे, बात करते थे, पर उनमें क्या बातें होती थी वो मुझे पता नहीं। पर राजन घर बेच रहा है ये बात सिर्फ मोनू को पता थी, शालिनी को भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? सर आप मोनू पर शक कर रहे हो? सर जरा सोचिए, राजन को और नरेंद्र भैया को मारकर क्या वो घर मोनू का हो जाता? बिल्कुल नहीं। शालिनी और कशिश का हो जाता। होता नहीं होता हमसे क्या मतलब, लेकिन हमारा तो नहीं होता ना सर। सर मोनू ने कुछ नहीं किया, प्लीज उसे छोड़ दीजिए आप। प्रकाश जी, एक बाबूराम है जो आपके भाई के घर काम करता था। क्या ये उसका किया कराया हो सकता है? किसी ने उसे पैसे दिए ऐसा करने के? प्रकाश जी, क्या बाबूराम ऐसा कर सकता है? सर ये बाबूराम जो है वो नरेंद्र भैया जिस स्कूल में उपाध्यापक थे वहां पे चुटपुट काम किया करता था। और मैं कैसे बता सकता हूं कि उसी ने नरेंद्र भैया का खून किया नहीं किया? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मोनू ने नहीं किया। आप मोनू को छोड़ दीजिए प्लीज। अगर बाबूराम ने ये किया है तो किसके कहने पर किया होगा? किसके लिए किया होगा? उसकी किसी के साथ कोई पुरानी दुश्मनी, कोई भड़ास? पता नहीं अब वो कहाँ है। गुस्से में घर छोड़कर चली गई थी। शालिनी के साथ हमारी बात हो रही है, वो अपने मायके में ही है। शालिनी नहीं, मैं रानी भाभी की बात। शालिनी नहीं, मैं रानी भाभी की बात कर रहा हूं। नरेंद्र भाई साहब की पत्नी। वो जिंदा है? उनके साथ होती तो जीते जी मर जाती। नरेंद्र भाई साहब अच्छे पति नहीं थे। किसी ने भी हमें नरेंद्र पाटीदार की पत्नी रानी के बारे में ऐसा कुछ तो नहीं बताया। क्यों? क्योंकि उसके बारे में किसी को पता ही नहीं होगा। राजन जब 4-5 साल का था तब रानी भाभी घर छोड़कर चली गई थी, 25 साल पहले। इतने छोटे बच्चे को छोड़कर चली गई? वरना उन्हें दुनिया छोड़नी पड़ती थी। नरेंद्र भाई साहब जानवरों की तरह पीटते थे उन्हें। बहुत कम लोग जानते थे कि दिन में बच्चों को आदर्श और संस्कार के पाठ पढ़ाने वाला मास्टर नरेंद्र पाटीदार रात को शराब में तैरता हुआ हैवान हो जाता था। मैं हमेशा सोचता था कब वो घर छोड़कर भाग जाएगी, और एक दिन वो सच में भाग गई। लेकिन प्रकाश जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नरेंद्र के खून में हमें एक बूंद शराब नहीं मिली। शायद छोड़ दी होगी, पर मैं जो बता रहा हूँ वो अतीत के बारे में, जो सच है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हमले का असली निशाना नरेंद्र जी थे? राजन इसलिए मारा गया क्योंकि वो वहां उस वक्त मौजूद था? ये मैं कैसे कह सकता हूँ? आपने पूछा कि बाबूराम ने किसके कहने पे किया होगा, तो मुझे रानी भाभी का नाम याद आया, क्योंकि वो उसे जानती थी। ऊपर से आपने बोला कि वहां पे चोरी वोरी कुछ हुई नहीं, तो ऐसे ही मैंने सब बता दिया। ठीक है सर, मोनू ने कुछ किया नहीं, आप प्लीज उसको छोड़ दीजिए। शालिनी कह रही है कि उसे हमेशा बोला गया कि राजन की माँ उसके बचपन में ही मर गई थी। पता नहीं और कौन कौन से एंगल्स उभरने वाले हैं इस केस में, और इनमें से इस डबल मर्डर केस से किसका ताल्लुक है। मुझे माफ कर दो भगवान, मुझे माफ कर दो। राजन पाटीदार के फोन रिकॉर्ड्स आ गए। इनमें से 3 औरतों से वो रेगुलर टच में था। महिमा शुक्ला, पूजा जैन और नैना प्रजापति। पिछले 8 महीने में लगभग रोज राजन की बातें इन तीनों से होती थी, कभी कभी तो कई कई घंटों तक, पर इनमें से किसी का भी नाम सामने नहीं आया है। यहाँ काफी कुछ ऐसा है जो हमसे छिपाया जा रहा है। इस घरेलू झगड़े को काउंसलर तक ले जाने के कारण भी मुझे गड़बड़ लग रही है। माजरा कुछ और है और पेश कुछ और किया जा रहा है। फिर तो इस डबल मर्डर की प्लानिंग काफी पहले से हुई होगी सर। कम से कम एक मर्डर की तो हुई होगी, दूसरा कत्ल हो गया होगा। अमित, अमित, कब समझेगा तू अमित? कब समझेगा? जहर है ये, जहर। तेरी देखा देखी अगर अतुल को भी ये लत लग गई तो ऐसे ही चाहता है तू? देख अमित, हमें हमारी जिंदगी बेहतर बनानी है। अब जैसी भी है इससे ऊपर उठना है।
तुझे क्या लगता है जो तूने और अतुल ने झेला भुगता वो मैंने और सोनिया ने नहीं देखा? पर हमें अब वो सब भुलाना होगा, उन यादों के दलदल से बाहर निकलना होगा, लेकिन इस तरह से नहीं जैसे तू कर रहा है, सही तरीके से मेरे भाई। इस केस में हर कदम पर नए नए मोर्चे, नए नए एंगल्स खुल रहे थे तहकीकात के लिए, लेकिन कोई एक ठोस सुराग हाथ नहीं लग रहा था किसी भी एंगल में जो हमें सही दिशा में ले जाता। मालिक, आपके शक के दायरे में कौन नहीं है? मतलब संदिग्धों का पूरा गुच्छा है, चाबियों के गुच्छे की तरह। एक तो ये राजन का कजन मोनू, फिर उसके 25 साल पहले की माँ रानी पाटीदार जो सालों पहले गायब हो गई थी, फिर उसके लाइफ में ये 3 देवियाँ, महिमा शुक्ला, पूजा जैन, नैना प्रजापति, और मास्टर चाबी शायद हमारे पास एक ही, नौकर बाबूराम। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सभी एंगल्स के बीच में हमसे कुछ छूट रहा है, कुछ अनदेखा हो रहा है, या कुछ ऐसा जो पकड़ में नहीं आ रहा है। ये शालिनी की माँ, उसका क्या? उसका क्या गुरु? मेरे को थोड़ा खटकता है कि ये शालिनी की शादी को 7 साल हो चुके हैं, 6 साल की उसकी बच्ची है। शालिनी की छोटी बहन सोनिया की शादी को भी 3 साल हो चुके हैं, और शालिनी की माँ का पति कई सालों पहले गुड बाय बोल गया। मतलब इस औरत ने अकेले अपने बलबूते पे इन दोनों लड़कियों को सेटल किया, और अब अचानक अपने दोनों नाबालिग लड़कों को छोड़कर ऐसे ही गायब हो गई। बात कुछ जमती नहीं है साहब। कुछ बनता है इधर? सर अगर टाइमिंग देखें तो केस वहीं से शुरू होता है। माँ गायब होती है, दोनों लड़के शालिनी के घर पहुंचते हैं, राजन और शालिनी में कश्मकश शुरू होती है, और फिर शालिनी अलग होती है अपने पति से, और फिर राजन की मारपीट शुरू होती है, डोमेस्टिक सेल में कंप्लेंट की जाती है, और जैसे ही मामला सुलझने वाला होता है डबल मर्डर हो जाता है। लग जा, खोज निकाल शालिनी की मां का। पता तो चले वो इस केस की चाबी है या फिर संदूक के अंदर का सबसे बड़ा राज। संदिग्धों की लिस्ट बढ़ती जा रही थी, हमारे पास कई एंगल्स थे, लेकिन अब इस केस में एक नया पहलू सामने आने वाला था। कोमल महतो था उस लड़की का नाम, जो थी तो एक अतीत के केस में शामिल, पर अब हमारी तहकीकात में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होने वाली थी। हमने नहीं सोचा था कि शालिनी की मां का इस केस से कोई ताल्लुक होगा, पर हम गलत थे। शालिनी और राजन भले हाल ही में अलग हुए थे, पर इस दूरी की जड़ जुर्म का वो बीज था जो शालिनी की मां ने बोया था। सही वक्त पे सही जगह उंगली रखिए साहब। हाथ में क्या है गुरु? यही कि ये शालिनी की माँ कोई गायब वायब नहीं है। मतलब शालिनी झूठ बोल रही है? कहाँ है शालिनी की माँ? आपके चौखट पे ही बैठी है साहब, मैडम अंदर है। रेवड़ी चौक थाने के लॉकअप में बंद है। अरे ओ आशा, अरे सुन रही है क्या? अरे हम कह दिए हैं तो क्या हुआ, जानवर तो नहीं है ना? अरे सूखी रोटियां तो ना खिलाया कर बहना। मैं पैसे दूं क्या खाना मंगवाने के लिए? तेरे हराम के पैसे तू रख अपने पास। तू जैसी गिरी औरत को सूखी रोटी तो क्या भूसे की रोटी में नहीं देनी चाहिए। डॉली जायसवाल नाम है शालिनी की माँ का। फरवरी 2017 में पुलिस को टिप्पणी थी डॉली के खिलाफ, धर दबोचा उसे। चार्ज 370 ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जी साहब, इस डॉली ने एक लड़की अगवा की थी और उसे धंधे पे चढ़ाया था। अपने घर से बिजनेस कर रही थी, सालों से इसका यही पेशा है साहब। लड़कियां खरीदती है, बेचती है और धंधे पे लगाती है। क्या पता कैसे हमारे रडार से शालिनी का बैकग्राउंड छूट गया। शालिनी ने हमारे रडार से बाखूबी छुपाया इसे। पर डॉली के बैकग्राउंड का राजन पाटीदार और नरेंद्र पाटीदार के कत्ल से कनेक्शन क्या बनता है गुरु? बन सकता है मालिक। कोई लीड है? मेरा एक हिस्ट्री शीटर दोस्त है फैजल। डॉली ने उसे लॉकअप में बुलाया था अभी पिछले महीने अगस्त में। सलाम डॉली जी। सुन तू भोजपुर जा, गंगाधर 25,000 देगा। यहाँ सुरेश को पकड़ा आज के आज। जिसको पैसे भेजे गए थे वो सुरेश कौन है ये अभी तक पता नहीं चला है साहब। हो सकता है राजन कुमार की सुपारी दी गई हो और नरेंद्र साथ में मारा गया। सुपारी किसे दी गई? सुरेश को? नहीं सर, लेकिन सर ये सुरेश कोई जरिया हो सकता है जिसने सुपारी दी नरेंद्र के नौकर बाबूराम को। और बाबूराम गायब है, तो इस एंगल में दम लग रहा है साहब। पर इतना सब शालिनी के लिए? क्यों नहीं साहब, डॉली की जगह शालिनी अपने दोनों भाइयों की मां बनकर रह रही है, और तब से रह रही है जब से ये डॉली फरवरी में अंदर हुई है। और शालिनी ने आप लोगों से ये झूठ बोला कि डॉली अपने दोनों बच्चों को छोड़कर चली गई है। मुझे लगता है ये सब अंदर का खेल है। ये कांड माँ बेटी की मिली भगत हो सकती है। अब तो शालिनी से कड़ी पूछताछ बनती है और इस डॉली का कच्चा चिट्टा और खोलना होगा। क्या केस था जिसमें अंदर हुई, उसकी डिटेल्स भी निकलवाओ। लाख कोशिश करो बुरी यादों के दलदल से निकलने की, वो फिर भयानक सपने बनकर लौटते हैं।
कई जिंदगियां बर्बाद हुई थी अतीत में, कई जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं वर्तमान में, और आने वाले दिनों में और जिंदगियां दांव पर लगेंगी। अब घर मत आइए। नैना, जितनी देर तुम प्लीज प्लीज बोलने में लगा रही हो उतनी देर में तो तुम यहाँ आ जाती। नहीं नहीं मैडम, आज मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। बाबूजी घर पर ही है। तुम इतनी डरी हुई क्यों नैना? कहीं राजन पाटीदार के मर्डर में तुम्हारा हाथ तो नहीं है? नहीं नहीं मैडम, मैं तो खुद इतनी ज्यादा शौक हूँ कि क्या बताऊँ। आप मुझे बताइए कि कल कितने बजे आना है। मैं 100% आऊंगी मैडम। क्यों मरवाया तुमने अपने पति राजन और ससुर नरेंद्र को? राजन के अफेयर्स के कारण या फिर तुम्हारी माँ डोली जायसवाल से जुड़ी कोई वजह है? मैं सच कह रही हूँ सर, मैंने नहीं मरवाया अपने पति और ससुर को। तो फिर अपनी माँ के बारे में झूठ क्यों बोला? झूठों पर भरोसा करना इतना आसान नहीं होता। आसान तो सच्चाई का सामना करना भी नहीं होता ना सर। एक ऐसी सच्चाई जो आपसे जिंदगी भर झूठ बुलाती है। बचपन से ही मैं और मेरी बहन सोनिया उस सच्चाई से छुपते रहे कि मेरी माँ डॉली जायसवाल हमारी जैसी जवान लड़कियों को खरीदती, उन्हें घर लाती और उनसे बिजनेस करवाती, धंधा करवाती, प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति। हाँ वही सर, धंधा, प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति। 12 साल की उम्र से देखा है अपनी माँ को ये धंधा करते हुए। उस घर में ली हर सांस से घिन आती थी, घुटन होती थी। ये घिन और घुटन पर उपन्यास किसी और दिन लिखना। सच्चाई यह है कि तुम्हारी माँ डॉली जायसवाल एक ट्रैफिकर है और 7 महीने पहले ट्रैफिकिंग के केस में गिरफ्तार हुई, और लगभग तब से ही तुम अपने पति राजन का घर छोड़कर अपनी माँ के घर आई। मैं तो चाहती थी अपनी माँ के घर से, उसके साय से भी दूर रहूं मैं। अपने भाइयों के लिए लौटी मैं। इससे राजन और उसके पिता नरेंद्र के कत्ल का क्या लेना देना? कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रैफिकिंग के केस में तुम्हारी माँ डॉली जायसवाल अंदर हुई तो उसकी असलियत पता चल गई राजन को और उसने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया, और इसी वजह से तुम दोनों माँ बेटी ने मिलकर उसके नाम की सुपारी दे दी? ऐसा नहीं है। राजन को मालूम था शादी के भी पहले से कि मेरी माँ क्या काम करती है, और सिर्फ राजन को नहीं, आपके कई पुलिस वालों को भी मालूम था। और राजन ने मुझे घर से नहीं निकाला, मैंने मजबूरी में वो घर छोड़ा अपने भाइयों के लिए। 7 महीने पहले जब माँ गिरफ्तार हुई तब से कहर टूट पड़ा हम सबकी जिंदगी में। पहले तू घर जा, अमित और अतुल को संभाल कुछ समय के लिए। क्यों माँ, कहाँ जा रही हो? जा नहीं रही हूँ, पुलिस स्टेशन से बोल रही हूँ। पुलिस स्टेशन? अब क्या किया तूने? तू घर जा, अमित और अतुल का ख्याल रख। मैंने सोनिया को भी बोल दिया है। पर बता तो सही, अब किया क्या है तूने? हेलो हेलो, कोमल तू डर मत, तेरे घर वालों को खबर कर दी है। तेरा बापू आ रहा है तुझे लेने। घर जा रही है तू? मैं तो पहले से ही घर जाना चाहती थी। उन्होंने बोला वो मुझे घर ले जाएंगे, लेकिन उन्होंने मेरे साथ फिर से शुरू कर दिया। क्यों बंद कर दिया था क्या? कोई और काम करने की औकात है डॉली की? सर बताइए तो हुआ क्या? 16 साल की लड़की कोमल महतो बाहर बैठी है, अपने चाचा के घर से भागकर अपने माँ बाप के घर लौट रही थी। भोपाल स्टेशन पर तेरी माँ का वो दलाल नदीम गिद्ध की तरह लपक गया, और तेरी माँ तब से धंधा करवा रही है उससे घर से। और कितना बर्बाद करोगे हम सबकी जिंदगी को? तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे वो लड़की 16 साल की है और तुमने वादा किया था ना कि सोनिया की शादी के बाद फिर कभी नहीं करोगी। तोड़ दिया, तेरे दोनों भाइयों के लिए तोड़ दिया वादा। किस्मत थी हम दोनों बहनों की, जो बचपन में तुमने हमें धंधे पर नहीं बैठा दिया। किस्मत नहीं शालिनी, माँ का प्यार था वो। माँ तेरे अंदर सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए थी, कर दिए ना बच्चे पैदा। अब पीछा छोड़ो हमारा। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें माँ कहने से भी, जो दूसरों के बच्चों को नुचवाकर उनसे पैसे कमाती है। यह आदर्शवादी बकबक तब करनी थी जब मैंने शुरू किया था,
उस समय तो दोनों बहनें बड़े सूट बनवाया करती थी उस पैसे से। उसी पैसे से मैंने तेरी शादी की थी। जब सोनिया की शादी की थी तब भोपाल से इंदौर 3 लड़कियों को पार किया था। तब क्या याददाश्त खो बैठी थी अपनी? गूंगी बहरी अंधी हो गई थी? तुम दोनों बहनें तो अपनी जिंदगियों में मस्त हो, तो क्या मेरी जिंदगी खत्म हो गई है? तेरे दोनों भाइयों की जिंदगी खत्म हो गई है? कल को उन दोनों की शादी हो जाएगी और वो दोनों जाके अपनी बीवियों के पल्लू में बैठ जाएंगे। तब तेरी इस बदनसीब मां का क्या होगा, कभी सोचा है तूने? क्या तेरा वो बाप आएगा अपनी पेंशन लेकर? 4-4 बच्चे गले मड़ के फुट गया साला। जा जाकर ढूंढ उसे और उसे जाकर सुनाना ये महात्मा वाला भाषण, समझी? जिस माँ ने हमें जन्म दिया उसने जीते जी मार भी डाला, लेकिन माँ की एक बात सच थी कि उसी धंधे के पैसे से हमारी परवरिश हुई थी। पर इस सबसे तुम्हारे पति राजन का क्या ताल्लुक? उसे क्यों मार डाला? मैंने राजन को नहीं मारा। राजन कोई दूध का धुला हुआ नहीं था। फिर भी मेरे लिए उस नरक से निकलने का एक जरिया था वो, जो मेरी माँ ने बना के रखा था उस घर में। राजन मुझे अक्सर पीटता था। उसका घर छोड़ के आई थी उसके पहले से ही। पर मैं सब सह लेती। सोचती सिर्फ मारता ही तो है, लड़कियां तो नहीं बेचता। माँ की तरह गैर कानूनी तरीके से पैसे तो नहीं कमाता। तो सब बर्दाश्त कर लो। फिर इस बर्दाश्त की हद कैसे खत्म हो गई? मैंने राजन को नहीं मारा सा। हाँ, मैंने आपसे झूठ कहा अपनी माँ के बारे में, लेकिन ये सच है। राजन को मंजूर नहीं था मेरे भाइयों का उसके घर में रहना। नफरत करता था उनसे, मेरे पूरे खानदान से। कोई मौका नहीं छोड़ता था ताने सुनाने का। ऐसे में मैं क्या करती सा? अपने भाइयों को तो नहीं छोड़ सकती थी। एक क्रिमिनल है फैजल। फैजल को तुम्हारी माँ डॉली ने भोजपुर भेजा, किसी गंगाधर से पैसे लेकर यहाँ किसी सुरेश को देने के लिए। मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। शालिनी, झूठ बहुत ज्यादा दिन नहीं चलता। सच बोल दो, जिस माँ से तुम्हें इतनी तकलीफ थी उसी के जरिए अपने पति राजन को मरवा डाला? जी नहीं, राजन जैसा भी था मेरी माँ से तो बेहतर ही था। उसकी हरकतें चाहे जितनी भी ओछी थी, मेरी माँ की हरकतों से तो कम ही थी। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी माँ ने सुपारी दी होगी राजन को मरवाने की, तो सच कहूं सर, मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा। पर वो राजन को क्यों मरवाती? ऐसा क्या बिगाड़ा होगा राजन ने उसका? अरे आशा, तू ही पूछ लेती जो पूछना था। अब जेल के अंदर से कौन सी लड़कियां बेचने लग रही हूं मैं? सर, मेरे लैंडलाइन पर एक अज्ञात कॉलर ने फोन करके टिप दी थी कि डॉली जायसवाल ने एक नाबालिग लड़की कोमल को अपने घर पर रखा और उससे धंधा करवा रहा। हाँ जानता हूँ, 7 महीने पहले का केस है, पर रीओपन करना होगा। मुझे डाउट है कि कहीं ये टिप तुम्हें शालिनी के पति राजन पाटीदार ने तो नहीं दी थी? विक्टिम राजन पाटीदार ने? हाँ, 3 अफेयर्स एक साथ चल रहे थे राजन के। शायद डॉली को पकड़वाकर वो शालिनी को अपने घर से निकालने की फिराक में हो और डॉली ने बदला लेने के लिए राजन का मर्डर करवाया हो सकता है शालिनी भी इसमें शामिल हो। ठीक है सर, पता लगाता हूँ उस अज्ञात कॉलर के बारे में। आप मेरे पति को बीच में क्यों ला रही हैं? मत कीजिए। मैं बोल रही हूँ ना कि मैं जानती हूँ राजन को। तुम अब भी पूरा सच नहीं बोल रही हो महिमा। ये रहे तुम्हारे फोन रिकॉर्ड्स। रोज बात होती थी तुम्हारी राजन से? हाँ, मेरा अफेयर था राजन के साथ, लेकिन हमारा संबंध सिर्फ जिस्मानी था और कुछ भी नहीं। कहाँ मिले? मेरे पति ने लोन लिया था राजन से। एक बार जब वो टूर पे थे तब राजन घर आया था वसूली के लिए, तब मिले। उसके बाद से जब मेरे पति घर पे नहीं होते थे मैं राजन को घर पे बुलाती थी। शायद तुम्हारे पति को पता चल गया, उसने मरवाया। नहीं मैडम, मेरे पति तो महीने में 15 दिन शहर के बाहर रहते हैं। उन्हें तो मालूम भी नहीं था कि मेरे पास ये दूसरा नंबर है। मेरे पति को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, ना मुझे कुछ मालूम है। मैं तो उसकी बीवी शालिनी को भी नहीं जानती। राजन का कत्ल, वो भी जेल के अंदर से। पहली बात तो ये है साहब कि राजन मेरा दामाद था, मेरी बड़ी बेटी शालिनी का पति। अपने हाथों से बसाया था मैंने उसका घर, और वही घोंसला मैं खुद जला दूंगी। अगर तेरी जान खतरे में आए ना, तो तू अपने दामाद को क्या, अपनी बेटी को भी जला देगी डॉली? मैं कोई बहुत इमोशनल औरत तो हूं नहीं, और ना ही मुझे रोने धोने या ड्रामा करने की आदत है। हाँ, मैंने लड़कियां बेची, धंधा भी करवाया उनसे, लेकिन पहले मैं खुद धंधे पर बैठी साहब, ताकि अपने 4 बच्चों को पाल सकूं। पढ़ी लिखी नहीं हूं ना,
कुछ आता भी नहीं था। ये सब आसानी से हो गया मुझसे। हमारे मोहल्ले में एक औरत थी, उसने ये रास्ता दिखाया और मैं उस पर चल पड़ी। लेकिन इतने सालों में मैंने अपने बच्चों पे कभी आंच नहीं आने दी। कत्ल किससे करवाया तूने डॉली? नरेंद्र पाटीदार के नौकर बाबूराम से? कत्ल तो क्या, मुझे थप्पड़ के नाम से भी चिढ़ है। इतनी लड़कियों से धंधा करवाया मैंने, किसी से भी पूछ लो। बड़ा लाड करती थी उनका, खाना, कपड़ा, पिक्चरें दिखाना, दिवाली, ईद, सब कुछ। फैजल से सुरेश तक पैसे पहुंचाए, किस लिए? वो रुपए मेरे दामाद नंबर 2 सोनिया के पति धीरज गुर्जर के लिए थे। नहीं मारी थी, या यूं बोलो लौटाने का मन नहीं था तो दिल लगा लिया उसके साथ, लोन और इंटरेस्ट सब माफ। तो तू मर्दों को ऐसे ही फंसाती है? तेरा कोई रैकेट वैकेट तो नहीं है? इतने बुरे दिन नहीं आए मैडम कि मर्दों को फंसाना पड़े। और वैसे भी ये मेरा प्राइवेट मामला है, अब इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है? ज्यादा हवा में मत उड़ पूजा। मर्डर केस में फंसी है तू? फंसे मेरी सैंडल। बोलो ना एक बार, राजन के साथ कुछ सीरियस वीरियस नहीं था, लोन के बदले टाइम पास था बस। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई मैडम। राजन ने मुझसे शादी करने का वादा किया था। तुम्हें पता नहीं था कि राजन शादीशुदा है? मैडम मैं जानती थी कि वो शादीशुदा है, लेकिन वो शालिनी को डिवोर्स देने वाला था। वो 17 सितंबर को अपना फाइनल डिसीजन लेने वाला था कि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देगा और फिर हम दोनों शादी करने वाले थे मैडम। मैंने तो कई मन्नतें भी रखी कि उसका डिवोर्स जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन फिर पता चला कि उसका मर्डर हो गया। मैं आपको बता नहीं सकती मैडम कि मेरी जिंदगी किस कदर बर्बाद हो गई। मैं उसके साथ सो चुकी हूँ मैडम। सर इतना तो हम पकड़ के चल सकते हैं कि राजन शायद शालिनी को डिवोर्स देने वाला था। मतलब घूम फिर कर हम वहीं आ रहे हैं। शालिनी सस्पेक्ट, उसी के पास मोटिव था। उसने गुस्से में आकर अपने पति राजन का मर्डर करवा दिया। कोलैटरल डैमेज, राजन के पिता नरेंद्र पाटीदार। लेकिन सर शालिनी के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। पॉसिबिलिटी कम है कि ये मर्डर शालिनी ने खुद किया हो, और अगर किसी और से करवाया है तो फिर किससे करवाया? बाबूराम पर कोई खबर? अभी तक तो कुछ नहीं सर। गुरु खबरी और उसकी टीम लगे हुए हैं, लेकिन सर बाबूराम का इस तरह से अचानक गायब हो जाना अपने आप में एक लीड तो है। मैनहंट जारी करो बाबूराम के। एक आंसू बहाने की जरूरत नहीं है उस लीचड़ राजन के लिए। 3 औरतों को घुमा रहा था, बताया था पुलिस ने मुझे। एक से तो शादी का वादा भी कर चुका था, और इसीलिए तुझे तलाक दे रहा था, है ना? इसीलिए मरवा दिया तुमने उसे? कोमल मातो के बारे में चुगली किसने की थी? मतलब तुमने ही राजन को मरवाया? धीरज का एक्सीडेंट किसने करवाया शालिनी? क्यों खेल रही हो तुम हमारी जिंदगी से? मैं खेल रही हूँ? पुलिस वालों को लगता है कि ये सब मैंने करवाया, और मुझे क्या लगता है पता है? मुझे लगता है कि राजन को तूने मरवाया है, क्योंकि तुझे पता चल गया था कि राजन तुझे छोड़ने वाला है, और इसीलिए तूने उससे मरवा दिया, क्योंकि उसके बाद उसका जो कुछ भी है वो तुझे और कशिश को मिले। ठीक कह रही हूं ना? देख शालिनी, अगर तूने ऐसा कुछ किया भी है ना, तो भी मैं तुझसे नफरत नहीं करूंगी, क्योंकि मैं समझती हूं कि तूने ये सब अपनी बेटी के लिए किया है। तू बोल, मैं ले लूं सारा पाप अपने सर? तेरे लिए करूंगी शालिनी, लेकिन एक वादा लूंगी तुझसे कि अमित और अतुल दोनों को तू सेटल करेगी। उनके माँ और बाप दोनों बनकर। और अगर ये तूने नहीं किया है ना शालिनी, तो कसम है जिसने भी किया है उसकी खैर नहीं। वैसे कभी सोचा है कि सुनसान अंधेरी सड़क पे रात के 10:30 बजे घर वापस आने वाला आदमी, अपना धीरज, कोई उसकी बाइक को ठोकर मार के भाग जाता है? जी हाँ, हॉस्पिटल का सारा बिल दरअसल सोनिया की माँ ने ही भरा था। मैंने माँ से मदद मांगी थी मैडम। एक्सीडेंट 23 अगस्त की रात को हुआ था? जी हाँ, मंडीदीप में एक फर्टिलाइजर डिपो है, मैं वहाँ मैनेजर हूँ। रात को ड्यूटी से लौट रहा था
कि एक गाड़ी ने उड़ा दिया। क्या तुमको भी डॉली जायसवाल की चलाई जा रही वैश्यवृत्ति के बारे में मालूम था? जी मालूम था। राजन को भी मालूम था, है ना? जी हाँ। सोनिया, तुम्हें किस पर शक है? राजन को किसने मरवाया होगा? तुम्हारी बहन शालिनी ने या फिर तुम्हारी माँ डॉली ने? मैं अपनी माँ और बहन पर शक करूं क्योंकि आप शक कर रही हैं। हमें शक तो है, पर कड़ियां नहीं मिल रही हैं। दुनिया चाहे यहाँ की वहाँ क्यों ना हो जाए, मेरी शालिनी दीदी अपने पति का तो क्या, किसी जानी दुश्मन का भी खून नहीं करेगी। रही बात मेरी माँ की, मेरी माँ चाहे कितने भी घिनौना काम क्यों ना करती हो, वो किसी का कत्ल नहीं करेगी। सिद्धेश, तुम धीरज के छोटे भाई हो? जी। शालिनी से पता चला कि तुम और राजन अच्छे दोस्त थे? हाँ, पुरानी दोस्ती थी। बाद में पता चला कि वो सोनिया भाभी की शालिनी दीदी के पति हैं। तुम काम क्या करते हो सिद्धेश? रिसेप्शनिस्ट हूँ एक होटल में। उस लड़की से जो धंधा कराया ना, हाय लगी है पूरी फैमिली को। अब देखिए ना, खुद डॉली जी जेल चली गई, यहाँ शालिनी जी की पूरी लाइफ तितर बितर हो गई। धीरज भैया का ऐसे एक्सीडेंट हो गया और फिर राजन और उसके पापा खत्म हो गए। सबकी लाइफ खराब हो गई मैडम, किसी की करनी और सबकी भरनी। तुम्हें क्या लगता है सिद्धेश, राजन ने डॉली के खिलाफ पुलिस को खबर कर दी होगी उस लड़की कोमल महतो के बारे में? मुझे इस सब के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, बस इतना जानता हूँ कि डॉली जी के एक जुर्म ने कितनों की लाइफ खराब कर दी। सर, कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। जिस अज्ञात नंबर से हमें कॉल आया था कि कोमल महतो डॉली जायसवाल के घर पर है, वो नंबर पता चल गया है। अभी स्विच ऑफ है, लेकिन वो नंबर राजन पाटीदार का तो नहीं है। पता करो ये किसका नंबर है विनायक। इस केस में ऑलरेडी हम काफी चक्कर काट चुके हैं, अब सीधे आगे बढ़ने के लिए एक तगड़ी कड़ी चाहिए। मालिक, इंदौर से बोल रहा हूँ, आपके काम की कड़ी हाथ लगी है। बाबूराम यहाँ इंदौर में है, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है। उसका सारा मूवमेंट मैं ट्रैक कर रहा हूँ। गुरु, किसी भी सूरत में ये बाबूराम रडार से फिसलना नहीं चाहिए। नहीं, वहाँ इंदौर में मेरी नौकरी 1 सितंबर से शुरू हुई। तो खास ये काम करने के लिए तो इंदौर से आया। 15 की रात को आया, 16 की सुबह काम की और लौट गया। बाबूराम, किसने दी तुझे सुपारी ये मर्डर्स करने के लिए? राजन की पत्नी शालिनी ने, या शालिनी की माँ डॉली जायसवाल ने, या नरेंद्र की पत्नी रानी देवी ने? तू तो जानता भी है रानी देवी को। मैं नरेंद्र जी की पत्नी रानी भाभी को जानता हूँ, वो माहीपुर में रहती है, ग्वालियर जिले में पड़ता है। मुझे कभी कभी फोन कर लेती हैं अपने बेटे राजन का हालचाल पूछने के लिए। वहाँ किसके साथ? इंदौर में ही था। सच में था मालिक। बाबूराम 15 और 16 सितंबर और उसके पहले और बाद में इंदौर में ही था। बाबूराम रॉन्ग नंबर है। तो सही नंबर क्या है बे? निकम्मो, तुम लोग काम करे मजाक कर रहे हो? जा तू। मालिक, ये दोनों कत्ल होते वक्त चोरी भी हुई थी क्या? नहीं। ठीक। फिर क्यों? तुमने भी कम झूठ नहीं बोले हमसे, बहुत कुछ छुपाया है। अमित, जवाब दो। आप लोग ये सवाल कर ही क्यों रहे हैं? क्या साबित करना चाहते हैं कि इस बच्चे ने मेरे पति और ससुर को मार दिया? होश में तो है आप लोग? ये रहता है होश में कभी? नशे के लिए पैसे नहीं चुराता है? कभी इसने बताया तुमसे कि राजन के घर से जब तुम लोग अपनी माँ के घर चले गए थे, उसके बाद ये राजन के घर गया था एक बार चोरी करने? तुम्हारे ससुर ने इसे रंगे हाथ पकड़ा था। देखिए सर, 100-200 रुपए चुराना एक बात है और 2 लोगों का कत्ल कर देना दूसरी। और मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूं कि अमित उस रात घर पर ही था। अमित, जो भी सच है बता दे, वरना तेरी मुसीबत और बढ़ेगी। सर, आप मेरे भाई को ऐसे धमकी नहीं दे सकते। सवाल अमित से हो रहे हैं, जवाब भी अमित देगा। अमित, क्या ये दोनों मर्डर्स तुमने किए हैं? सर आप शालिनी, बोलो अमित, क्या ये दोनों मर्डर्स तुमने किए? किसके मर्डर? अपने जीजा राजन और उसके पिता नरेंद्र पाटीदार के मर्डर। नहीं। ये अमित टस से मस नहीं हो रहा है। एक ही जवाब, मैंने नहीं किया। और हम कोई और तरीका अपना भी नहीं सकते, माइनर है लड़का। सर, हमारे हाथ में कुछ ठोस होना ही चाहिए जिससे अमित का झूठ पकड़ा जाए। एक बात समझ में नहीं आ रही है,
अमित ड्रग एडिक्ट है। अगर वो राजन के घर पैसे लेने गया और वहां पर वो राजन और राजन के पिता नरेंद्र का कत्ल करता है और पैसे नहीं लेता, क्यों? जबकि कैश तो था घर पर। शायद पैसे पहले ही मिल गए होंगे अमित को। हम सुपारी का एंगल ढूंढ रहे थे, शायद सुपारी दी ही नहीं गई हो, इस नाबालिग से करवाया गया हो। अमित चरसी है, चरसी की टोलियों के साथ उठता बैठता है, 24 घंटे नशे में रहता है। क्या वो अकेला दो लोगों का कत्ल कर पाता? साहब अंदर आऊं क्या? कुछ काम की खबर लाया गुरु? ये शालिनी का भाई अमित भी रॉन्ग नंबर है। तूने मिलाया क्या? हाँ साहब। अब देखिए, ये अमित अकेला दो मर्डर तो नहीं कर सकता है, कम से कम 2 लोग लगते हैं इस काम के लिए। मैंने इसके चर्चियों की टोली को खूब खंगाला है, कोई भी ये काम मुफ्त में नहीं करेगा और ना ही ऐसी कोई खबर है। इतने नशे में रहने वालों की जुबान फिसलती है साहब, लेकिन इसने कभी भी अपने किसी भी साथी को कुछ भी नहीं बोला है। शालिनी कह रही थी कि उस रात अमित घर पर ही था, उसका क्या? सर ये साबित करने के लिए कोई सबूत तो नहीं है, पर इस बात का भी क्या सबूत है कि अमित राजन के घर गया था? सर एक बात बोलूं साहब, राजन मरते वक्त फुल दारू के नशे में था, अंदर के कमरे में घंटी बजी होगी तो पूरे चांसेस है कि राजन तो उठ के नहीं गया होगा दरवाजा खोलने के लिए। बाहर इसका बापू नरेंद्र सोया हुआ था, तो हो सकता है कि दरवाजा खोलने नरेंद्र उठा हो। अब सोचिए सर, अगर ये अमित वहां गया होता तो क्या नरेंद्र उसे देखकर भड़कता नहीं, चिल्लाता नहीं, उसे अंदर ले लेता और फिर खुद बाथरूम की ओर चला जाता, जहां पहले अमित उसे मारे फिर राजन को मारे? रॉन्ग नंबर पर रॉन्ग नंबर। पता नहीं सही नंबर क्यों नहीं लग रहा है इस केस में। क्योंकि हमारे पास इस बात का कोई टेक्निकल सबूत नहीं है कि उस रात किसी की बात हुई राजन के साथ, फिर वो जान पहचान वाला शख्स राजन के घर आया हो, राजन के साथ बैठकर कमरे के अंदर उसने शराब पी हो, फिर राजन को मार दिया हो, राजन के बाप को भी। सब मौत सुबह 5:30 से 6:30 के बीच में हुई, यानी जो भी शख्स आया होगा कातिल रात भर रुकने के इरादे से ही आया होगा। कुल मिलाकर एक ही एंगल में दम लग रहा है इस वक्त, और वह है खुद शालिनी। लेकिन सवाल यह है कि क्या शालिनी अपनी छोटी सी बच्ची कशिश और 2 नाबालिग भाइयों को अकेले घर पर छोड़कर अपने पति के घर जाती उस रात को और पूरी रात वहां रहती और फिर सुबह 5:30 से 6:30 के बीच दोनों का कत्ल करती और वापस अपने घर लौटती? जहां से शुरुआत की थी, घूम घाम कर फिर वहीं लौटे थे। हम इस केस का तोड़ नहीं ढूंढ पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि हम कहां चूक रहे हैं। फिर हमारी उंगली एक ऐसे एंगल पर पड़ी जो इस केस का हिस्सा जरूर था, लेकिन इस डबल मर्डर की वजह हो सकता है इस तरह उभर कर नहीं है। इस एंगल का ख्याल हमारे दिमाग में 2 महीने बाद आया, जब हम अंधी गलियों में चक्कर काट काट कर थक से गए थे। वो एक्सीडेंट, शालिनी की छोटी बहन सोनिया के पति धीरज गुर्जर का जो एक्सीडेंट हुआ था, वो एक्सीडेंट, वो वाकयात क्या वाकई में एक्सीडेंट था? आपको लगता है सर वो एक्सीडेंट नहीं था? वही सोच रहा हूं। देविका याद है धीरज के छोटे भाई सिद्धेश ने तुमसे क्या कहा था? ये जो सोनिया भाभी की माँ ने उस लड़की से जो धंधा कराया ना, हाय लग गई है पूरी फैमिली। सबकी लाइफ खराब हो गई मैडम, किसी की करनी और सबकी भरनी। एक तरीके से उसकी ये बात इस बात को अंडरलाइन करती है कि ये सारे हादसे डॉली के ट्रैफिकिंग केस से कहीं ना कहीं जुड़े हैं। उस केस के तो हर पहलू को हमने खंगाला। ट्रैफिक हुई उस बच्ची कोमल महतो तक भी हम पहुंचे, उसकी अपनी दुखद कहानी थी, पर इस डबल मर्डर से जुड़ा कुछ भी नहीं मिला सर। और वो एक्सीडेंट, डॉली के छोटे दामाद का एक्सीडेंट होता है, फिर बड़े दामाद का कत्ल। क्या ये धीरज का एक्सीडेंट वाकई में एक्सीडेंट था या फिर ये एक्सीडेंट एक अटेम्प्ट टू मर्डर था? धीरज और राजन के बीच में कोई आपसी रंजिश हो, क्या आपका इशारा इस ओर है? इन दोनों दामादों के बीच अनबन हो सकती है। इस एक्सीडेंट की रिपोर्ट मंगवाओ। सर। हाँ देविका, कुछ मिला? कह नहीं सकते सर, लेकिन धीरज के फोन रिकॉर्ड से इतना तो क्लियर है कि धीरज और राजन के बीच में काफी बातचीत होती थी। इनफैक्ट शालिनी की बहन सोनिया, उसका पति धीरज, उसका छोटा भाई सिद्धेश और शालिनी का पति राजन, इन सभी के बीच में काफी बातचीत होती थी। आखिर रिश्तेदार हैं, अब इनमें से कैसी रंजिश कब किसके बीच में शुरू हुई ये पकड़ में नहीं आ रहा है सर। धीरज की एक्सीडेंट रिपोर्ट आ गई है। धीरज की बाइक जिस कार से टकराई थी वो कार अभी तक ट्रेस नहीं हो पाई है सर। कार थी? जी हाँ सर। धीरज के एक्सीडेंट केस को हिट एंड रन केस करार दिया गया। कार को ढूंढने की काफी कोशिश की गई पर वो नहीं मिली। अगर धीरज का एक्सीडेंट वाकई में अटेम्प्ट टू मर्डर था तो पहले धीरज को मारने की कोशिश करना, फिर राजन और उसके साथ उसके पिता नरेंद्र का कत्ल। कोई तो घंटी बज रही है इस एंगल में। क्या
मुझे मार डालने की कोशिश? तुम्हें ऐसा कभी नहीं लगा? क्या राजन से कोई झगड़ा था तुम्हारा? नहीं तो, साड़ू भाई थे हम दोनों। एक मिनट, आप कहना क्या चाह रहे जब हैं? सिद्धेश ने मुझसे कहा कि ये एक्सीडेंट नहीं है, तब मैं बहुत परेशान हो गई और ये बात मैंने अपनी माँ से भी कही। जी हाँ, सोनिया ने बोला था मुझे, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस वक्त ज्यादा जरूरी था इलाज के रुपए, और उसी के जुगाड़ में मैं लगी हुई थी। और आप लोग हो कि मुझे को कसूरवार ठहराने पे तुले हुए हो। मैंने कहा ना साहब आपसे कि मैं कत्ल नहीं करवाती हूँ। तो क्या धीरज और राजन एक दूसरे को मरवा सकते थे? बिल्कुल नहीं, राजन कोई संत नहीं था। धीरज भला है, लेकिन इस हद तक दोनों कभी नहीं जाते। तो फिर धीरज का एक्सीडेंट कौन करवा सकता है? वैसे आप सिद्धेश से ही सामने से क्यों नहीं पूछ लेते कि बता तुझे ऐसा क्यों लगा? सिद्धेश गुर्जर हमेशा नाइट ड्यूटी करता है। पिछले 6 महीने से तो नाइट शिफ्ट पर ही है। ये रजिस्टर मुझे चाहिए, बाद में लौटा देंगे। ठीक है सर। सर मुझे ऐसा लगा क्योंकि रात 9 बजे के बाद उस रास्ते पर कोई ट्रैफिक होता ही नहीं है, रास्ता एकदम साफ होता है और धीरज भैया एकदम सेफ बाइक चलाते हैं, वहां कभी एक्सीडेंट नहीं होता, इसलिए मुझे लगा सर। जानबूझकर धीरज को किसने कार से उड़ाया मारने के इरादे से? तो कौन कर सकता है ऐसा सिद्धेश? मुझे नहीं पता सर, मुझे बस ऐसा लगा। तुझे ऐसा लगा नहीं, तुझे पता था, तुझे पता है किसने करवाया एक्सीडेंट। नाम बोल। 15 सितंबर की रात को तू कहाँ था? ड्यूटी पर था। तेरे होटल का गैस रजिस्टर है 15 सितंबर की नाइट शिफ्ट वाले पेज पर जा, ऑन ड्यूटी रिसेप्शनिस्ट में तेरा सिग्नेचर देखा हमने। ये देखिए सर, मेरा सिग्नेचर। व्हाइटनर लगाकर तूने अपना साइन किया है। तेरे मैनेजर को अच्छी तरह से याद है 15 सितंबर की नाइट शिफ्ट से तूने ऑफ मांगा था। 15 सितंबर सिद्धेश के मौजूद होने के सिग्नेचर के नीचे व्हाइटनर लगाया हुआ है। क्यों? दिखाइए। लेकिन इस रजिस्टर पर सिद्धेश का सिग्नेचर 15 सितंबर को कैसे हो सकता है? उस रात तो वो छुट्टी पर था। मोहन सर, वो मेरे घर का एक अर्जेंट काम आ पड़ा है, तो आज नहीं आ पाऊंगा, प्लीज ऑफ दे दीजिए। चालाक है, रजिस्टर में गड़बड़ी की, अपना फोन घर पर छोड़ कर गया, राजन के घर नहीं लेके गया, ताकि तेरे फोन की लोकेशन राजन के घर की ना दिखे। पर तू उतना भी चालाक नहीं है सिद्धेश। तूने कहा था कि तू उस रात ड्यूटी पर था, जबकि उस वक्त तेरा फोन तेरे घर पर ही था। हमने पता किया है राजन से दोस्ती थी तेरी, तुम लोग मिलते थे, प्यार करते थे साथ में, और उस रात को भी पी रहे थे। चलो, क्यों मार डाला बाप बेटे को? क्या धीरज को मारने की कोशिश राजन ने करवाई थी? हाँ। क्यों? और तुझे कैसे पता चला? राजन ने 23 अगस्त को फोन किया था मुझे, एक्सीडेंट के पहले ही उसने फोन किया था। हाँ राजन, क्या हाल है? बढ़िया, सब ठीक तो है? हाँ हाँ, पर तू ऐसे क्यों पूछ रहा है? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। धीरज ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चल। मैं हैरान था कि ये राजन अचानक धीरज भैया का हालचाल क्यों पूछ रहा है, और उसके कॉल के आधे घंटे बाद मुझे एक कॉल आया। हाँ धीरज भैया। कौन? राजन का फोन आता है धीरज भैया की खैरियत पूछने के लिए। उसके आधे घंटे बाद एक राह चलता आदमी धीरज भैया के फोन से कॉल करके कहता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया। 2 और 2 मिलाना इतना मुश्किल भी नहीं है ना सर। राजन क्यों मरवाना चाहता था धीरज को? क्योंकि शक था राजन को सर कि उसकी पत्नी शालिनी और धीरज भैया का अफेयर चल रहा था। वाकई में अफेयर चल रहा था? नहीं था सर। धीरज भैया काफी सपोर्ट करते थे शालिनी जी को, कभी कभार उनके घर भी जाते थे हौसला देने सर, कभी पैसे भी देते थे। धीरज भैया शालिनी जी की मदद सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो अकेली थी,
अकेली अपनी छोटी बच्ची कशिश और 2 भाइयों को संभाल रही थी। मैं राजन के साथ पीने बैठता था छुट्टी के दिन, तो 2-4 बार राजन ने पूछा भी था मुझसे। धीरज हर तीसरे दिन जाता है वहाँ, माजरा क्या है? नहीं, क्योंकि तू नहीं जाता ना, इसलिए। अच्छा, मतलब तेरा धीरज भैया शालिनी की जिंदगी में मेरी जगह लेगा? राजन, वो वाइफ है तेरी और तू उसके बारे में कैसी बातें कर रहा है? धीरज भैया के साथ सोनिया भाभी भी तो जाती है ना। लेकिन धीरज अकेला ज्यादा जाता है। राजन, ये शक करना छोड़ दे। धीरज भैया सिर्फ हेल्प करना चाहते हैं शालिनी भाभी। एक छोटी बच्ची, 2 छोटे भाई, उसमें से एक चर्सी, आसान लाइफ नहीं है उनकी। राजन को शक था कि तुम्हारा धीरज के साथ अफेयर है। ये बात तुम्हें पता थी? हाँ, पता थी। राजन थे ही शक की मिजाज के। इस बात को लेकर उन्होंने मुझे 1-2 बार बुरा भला भी कहा था, पर मैडम, मेरा धीरज के साथ कोई चक्कर नहीं है। मेरी छोटी बहन के पति है वो। बड़ी इज्जत करती हूँ उनकी, क्योंकि वो हमारी काफी मदद करते हैं। कहीं राजन ने तो वो एक्सीडेंट राजन नहीं करवाया था। इसलिए बदला लेने के लिए तूने राजन को मार डाला और साथ में उसके बूढ़े बाप को भी। धीरज भैया का एक्सीडेंट होने के बाद मैं आग बबूला हो गया था सर, और डर भी गया था कि राजन धीरज भैया को फिर से मारने की कोशिश करेगा। मेरे दिमाग में बस यही बात घूम रही थी सर। हाँ, मैं राजन को मार डालना चाहता था। मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। जॉब से ऑफ भी ले लिया, चाकू भी ले लिया, पर पीने के बीच में मैंने मन बदल दिया। सोचा नहीं मारता हूँ। मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया। बस उसके बाद हम लोग बातें करते रहे थोड़ी देर और फिर सो गए। तब मुझे एक बुरा सपना आया। मैंने सपने में राजन को देखा। वो धीरज भैया को छुरा मार रहा था। तब मैंने सोचा बस अभी उठाता हूँ राजन को और पूछता हूँ, राजन धीरज भैया का एक्सीडेंट तूने कराया था क्या? एक्सीडेंट के पहले तूने फोन किया था ना मुझे धीरज भैया की खैरियत पूछने के लिए। क्यों? तुझे मालूम था ना कि उनका एक्सीडेंट होने वाला है। सदेश, जाके सो जा, नहीं तो अपने घर जा। तेरा भाई इस बार तो बच गया। अगर नहीं सुधरा ना तो अगली बार नहीं बचेगा। और सुन, तूने ज्यादा टाटा की ना तो इस बार तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। आधा अधूरा नहीं, पूरा और पक्का वाला, समझा? वहम है जरूर, शालिनी जी ने भी बोला होगा, पर फिर भी क्यों मारने की कोशिश की उसने मेरे भाई को? तो एक पुलिस कंप्लेन कर देता। पर साबित कैसे करता सर कि एक्सीडेंट नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर था? तो अब क्या राजन और उसके बाप को मारकर साबित कर पाया? तो सिद्धेश, एक बार मुझे बता दिया होता। तुझे राजन का घर नहीं छोड़ना चाहिए था शालिनी। गुंजाइश नहीं रहती कोई। भले हालात कितने ही बदतर क्यों ना हो, हम तो ईमान से चलते थे, लेकिन हमारे साथ धोखा किया गया, गलत किया गया, इसलिए अब हम कोई भी रास्ता अपनाएंगे। ऐसा करने का हमें लाइसेंस मिल गया है। ये सोच मूल रूप से ही गलत है। हमारे अंदर एक असुरक्षितता पनपती है जो अक्सर हमें विक्टिम कार्ड खेलने पर मजबूर करती है। हम अपने आप से एक झूठ बोल लेते हैं कि किसी और ने गलत काम किया, हम जो कर रहे हैं वो उसका नतीजा है। हमें इस सोच से दूर ही रहना चाहिए। कभी सहानुभूति या दया के लिए तरसना नहीं चाहिए। उल्टा अपने आप से कहना चाहिए कि हम मजबूत हैं,